डिस्कस करेंगे। देखो, अभी तक हमने क्लाइमेटोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। आज हो सकता है कि हम उन सभी चीज़ों को समराइज करें। जैसे कि अभी हमने प्रेशर बेल्ट जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको विंड सिस्टम भी थोड़ा बहुत समझा दिया था। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या, मैंने आपको समझा ही दिया था विंड सिस्टम। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर ही क्यों बनता है, इसके पीछे क्या रीजन था, इसके बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया था। और फाइनली हमने जो भी सेल्स बनते थे, जैसे कि फेरल सेल, हेडले सेल, पोलर सेल, ये सब हम पढ़ते जा रहे थे। और इनके अलावा हमने कुछ विंड सिस्टम की भी बात की थी, जैसे कि हमने ट्रेड विंड्स की बात की है, हमने ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, इन सब की बात की है, और इन सब का रीजन हमें पता है। मतलब मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो थ्योरेटिकल पोर्शन में हमको चीजें पता है, लेकिन आज हम अप्रोच रखेंगे अपना प्रैक्टिकल। ठीक, चीजों को कैसे समझना है, कैसे उसको अभी अपने मन में या फिर एक इमेज जो बननी चाहिए वो आपको, मैं इतने दिनों से आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको कोरियोलिस फोर्स समझाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आज वही दिन है जिसमें हम कोरियोलिस फोर्स को डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग यहाँ पर एनिमेशंस मैंने ऐड किए हुए हैं, तो आप उनके थ्रू आज ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजों को सीखोगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ हो सकता है आपको कि आज का चैप्टर थोड़ा सा हैफ हजार्ड लगे, लेकिन आप चूंकि इन सभी चीजों को पढ़ चुके होगे तो इनको आप अपने अपने पर्सपेक्टिव में बैठा सकते हो अच्छे तरीके से। कोई इशू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी उन सभी चीजों को पढ़ रखा है। बस आज चीजें अंडर पर्सपेक्टिव कि कैसे उसका एक्सप्लेनेशन है, उनके बेहतर और कैसे अंडरस्टैंडिंग को हम समझ सकते हैं, तो ये सारी बातों पे आज का पूरा ये चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक जो आज है वो है फैक्टर्स कंट्रोलिंग प्रेशर सिस्टम। इनमें से देखो दो चीजें हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। फैक्टर्स कंट्रोलिंग प्रेशर सिस्टम में हमने एक बात बताई थी थर्मल फैक्टर्स की, और एक बात बताई थी डायनेमिक फैक्टर्स की। थर्मल फैक्टर्स मतलब थर्मल से जैसा कि हम समझ पा रहे होंगे कि यहां पर टेम्परेचर के वेरिएशन से प्रेशर सिस्टम चेंज होगा, और इन प्रेशर सिस्टम के चेंज होने से कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि हमें डायनेमिक फैक्टर्स के अंदर में मिलेंगे। ये डायनेमिक फैक्टर्स फ्रिक्शनल फोर्स हो सकते हैं, या फिर कोरियोलिस इफेक्ट हो सकता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब ये सारी चीजें होंगी। तो हम एक एक करके इनको जरा सा फिर से एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी है। देखो, सबसे पहले यहां पर अगर थर्मल फैक्टर्स की बात करें, थर्मल फैक्टर्स में सिंपल सी बात है कि जहां पर कुछ भी हम अगर कोई भी सरफेस को या फिर एटमॉस्फेयर को हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगा, और जो भी उसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी। सिंपल सी बात है। जहां पर भी डेंसिटी डिक्रीज होगी, ऐसा प्रतीत होगा कि जब डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो जितना भी प्रेशर वो एक अपने हैवी पोजीशन से लगा रहा था, वो हैवी पोजीशन तो कम हो गया। अब इसके वजह से वहां पर लो प्रेशर सिस्टम बनता है। मतलब कि मैं बात कर रहा हूं इक्वेटर के रीजन का। अब आप इक्वेटर को अगर ध्यान में रखते हुए इस बात को समझोगे कि भाई थर्मल फैक्टर्स इक्वेटर पर क्या लगता है, सन की रेज डायरेक्टली आती हैं, वहां की एटमॉस्फेयर थोड़ी सी गर्म होती है, और उस एटमॉस्फेयर की वजह से एटमॉस्फेरिक एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंशन की वजह से वहां पर बनता है लो प्रेशर सिस्टम। तो हमने ये सारी चीजें अभी तक डिस्कस कर ली हैं, कैसे लो प्रेशर सिस्टम बनता है ये भी बात हमने एक बार पढ़ ली। और इसी के जस्ट ऑपोजिटली अगर हम बात करें कि पोल्स पर क्या हो रहा है, तो पोल्स पर आप देखोगे कि डेंसिटी ज्यादा होती है, या फिर सीधे आप ये भी बोल सकते हो कि चीजें सबटेंड होती हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जब भी लो प्रेशर सिस्टम होगा तो ऑब्वियसली हीटेड एरिया है, और जब भी एयर हीट होती है तो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करती है। ये बात फिक्स है बिल्कुल। तो हमेशा लो प्रेशर सिस्टम में ऊपर की तरफ विंड्स ट्रैवल करेंगी, और हमेशा जब हाई प्रेशर सिस्टम होगा तो उसको प्रेशराइज करने के लिए, उसको दबाने के लिए आप देखोगे कि ऊपर से नीचे की तरफ विंड्स ट्रैवल करती होंगी। इसीलिए हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता होगा, जहां पर डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर काफी कम है, और चीजें आप देखोगे कि मॉइस्चर के फॉर्म, या फिर आप देखो कि जहां पर भी टेम्परेचर ऐसे जमीन का काफी कम है, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर भी काफी कम होगा। इसकी वजह से यहां वाले एयर की डेंसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने के हिसाब से डेंस हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि यहां पर हाई प्रेशर सिस्टम और इक्वेटर पर लो प्रेशर सिस्टम क्यों बना होगा। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं जो कि एयर प्रेशर सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिनके पीछे थर्मल रीजंस हैं, थर्मल फैक्टर्स हैं, उनको हमने पढ़ लिया। अब देखो, दूसरा जो आता है वो आता है डायनेमिक फैक्टर। डायनेमिक फैक्टर में कुछ नहीं है, सिंपल कुछ चीजें, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है अभी हम आगे पढ़ते हैं। एक तो रोटेशन ऑफ अर्थ, जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स पढ़ते हैं, इसको भी अभी आगे हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीजें अगर ऐसे डायनेमिक चीजें जो लग रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक फैक्टर्स। तो इनके वजह से भी कुछ ना कुछ हमको
इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने किसकी बात की थी, फेरल सेल की बात की थी। तो फेरल सेल में हम देखते थे किस हिसाब से वहां पर डायनेमिक फैक्टर्स के बेसिस पर वो सेल डेवलप होता था, तो कुछ कुछ वैसा ही है। अब अगर हम बात करें कि एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये बेसिकली दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ सकते हैं एयर प्रेशर के। एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में ही अभी हम पढ़ रहे थे कि कहीं ना कहीं हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा और कहीं पे लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा। तो ट्रैवल जो भी होगा, हमेशा आप देखोगे कि एयर जो है या फिर जिसको हम विंड भी बोलते हैं, वो एयर हमेशा हॉरिजॉन्टली जब भी मूव करेगा तो हाई प्रेशर सिस्टम से अपने लो प्रेशर सिस्टम की ओर ट्रैवल करेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम देखते हैं कि डे और नाइट में वेरिएशंस कर सकते हैं, इवन हम समर और विंटर के बेसिस पर डिफरेंशिएशंस कर सकते हैं। ये सब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिंपली इस पे कि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, ठंडा है कि गर्म है। अगर ठंडा है तो फिर वहां पे हाई प्रेशर है, अगर गर्म है तो वहां पर लो प्रेशर सिस्टम है। सिंपल सी बात है। तो इसके अलावा ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी पढ़ा है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के एलिवेशन में ऊपर चलते जाएंगे, इसकी हाइट में इंक्रीज होता जाएगा, एल्टीट्यूड में ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो हमको प्रेशर धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। और उसके पीछे रीजन भी बिल्कुल परफेक्ट था कि अगर ये हमारा अर्थ है और इसके अराउंड इतना मोटा सा कुछ एटमॉस्फेयर बना हुआ है, हालांकि ये हाइपोथेटिकल केस है, इतना मोटा कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये इतना मोटा एटमॉस्फेयर है तो यहां पर इस पॉइंट पर बहुत सारा वेट लग रहा है। ये वेट भी हमने पढ़ा था कि लगभग लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया में 1034 ग्राम का या फिर लगभग लगभग 1 केजी का प्रेशर, लगभग 1 केजी के, जैसे कि आपके ऊपर कोई 1 किलो का लोहा रख दे, बटखरा जिसको बोलते हैं ना, वेट जिसको बोलते हैं, अगर वो 1 किलो का वेट आपके सिर के ऊपर रख दे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, तो उतना ही प्रेशर फील होता है इन एटमॉस्फेयर का। चूंकि हम लोग बचपन से इसको ऐसे ही जीते आए हैं, तो हम लोग को वो प्रेशर कभी फील ही नहीं होता है। और इन टर्न एक हमारा अंदर का ब्लड प्रेशर भी होता है जो कि इन सभी चीजों को काउंटर करता है, तो भी इसलिए हम लोग को इतना प्रेशर फील होता नहीं है। सिंपल सी बात है। तो यहां पर लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये मास जो होगा इस एयर का वो तो कम होता जाएगा ना। अब मान लो कि हम एक इस हाइट पे पहुंच गए, इस हाइट पे पहुंचने के लिए मान लो हम यहां पर अगर पॉइंट पर खड़े होकर देखें, तो जितना इसके अंदर का एयर सिस्टम था या फिर एयर था वो तो कट गया ना, उसका प्रेशर तो यहां पर नहीं लग रहा है। सिंपल केवल और केवल इस वाले पोर्शन का, इतना पोर्शन का प्रेशर लग रहा है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर बढ़ते जाते हैं, प्रेशर सिस्टम हमारा डिक्रीज होता जाता है, प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखो कुछ चीजों को समझते हैं, क्या होगा कि अगर हम ITCZ को कंसिडर करें, मतलब कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसके बारे में भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा था कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम यूजुअली देखें हाइपोथेटिकल कंडीशन में, अगर इक्वेटर है हमारा, तो सन की डायरेक्ट रेज जो है वो इक्वेटर पे पड़ती हैं। और चूंकि हमने पूरा सेल वगैरह बना के देख लिया है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स भी पढ़ लिया है कि किस डायरेक्शन में आती हैं, तो हमने ट्रेड विंड्स के लिए ये सिंपल फंडा पढ़ा था कि जहां पर ये ट्रॉपिक्स के विंड कन्वर्ज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होगा वो कहीं ना कहीं थर्मल इक्वेटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये थर्मल इक्वेटर और नॉर्मल इक्वेटर में अंतर क्या होता है, देखो अपना वाला इक्वेटर तो फिक्स है, वो तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, लेकिन थर्मल इक्वेटर जो है वो सन के मोशन के साथ, सन के मोशन मतलब सन का नहीं, मतलब अर्थ के मोशन के साथ ये वैरी करता है। और इसके वजह से कभी ना कभी हम देखते हैं कि चूंकि हमारा अर्थ टिल्टेड है ऐसा, तो क्या होगा कि अगर यहां पर सन है तो इस केस में हम देखते हैं कि जो भी ये मान लो अगर इक्वेटर है, तो हमारा जो भी सदर्न या फिर हम बोले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये कभी सामने आता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट अगर हमारा अर्थ सेम डायरेक्शन में टिल्टेड है और यहां पर भी इक्वेटर ये है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन की डायरेक्ट रेज में आएगा। तो इस बेसिस पर हम ये समझते हैं कि हमारा जो थर्मल इक्वेटर है, इस सेंस में जहां पर भी सन की डायरेक्ट रेस पड़ते होंगे उस हिसाब से वहीं पर कन्वर्जेंस होगा, और उसी कन्वर्जेंस जोन को हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलेंगे। मतलब ये मूव होता रहता है, कभी ऊपर नदर्न साइड में भी मूव होगा और सदर्न साइड में भी मूव होगा, ये पूरा का पूरा प्रेशर बेल्ट ही मूव हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार 0 डिग्री इक्वेटर पर ही आपको हाई प्रेशर बेल्ट सिस्टम मिलेगा। कभी ऊपर जाने पर नदर्न हेमिस्फीयर मतलब इस वाले कंडीशन में अगर देखेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं ऊपर हाई प्रेशर या लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा, और कभी ना कभी यहां पर देखेंगे तो यहां पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा। क्या इसके पहले मैंने आपको हाई प्रेशर बोल दिया है क्या? सॉरी, अगर ऐसा बोला होगा मैंने तो वो आप स्लिप ऑफ टंग बोल सकते हो। नॉर्मली इक्वेटर पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है और यूजुअली
हमेशा 0 डिग्री लैटिट्यूड पर ही ये लो प्रेशर सिस्टम डेवलप नहीं होगा, बल्कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा कि लगभग 25 डिग्री लैटिट्यूड पर अगर हम पहुंच जाएंगे तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कोरियोलिस फोर्स के लिए। अब चूंकि आज के पूरे लेक्चर में हमें कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़ना ही है, तो हम सबसे पहले कोरियोलिस फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखो सिंपल सा फंडा मैं पहले आपको यहां समझाता हूं, फिर कुछ एनिमेटेड वीडियोस भी मैं आपको दिखा दूंगा। क्या होता है कि अर्थ है हमारा, मानो ये बड़ा सा अर्थ लेते हैं। इस अर्थ पे बेसिकली एक जगह ऐसा होगा जो कि 0 डिग्री इक्वेटर पर होगा, यहां पर कुछ एक जगह ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा ठंडा प्लेस होगा, और यहां पर हम अगर इसको कंसिडर करें तो ये होगा हमारा 60 डिग्री का। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं केवल कि ये 60 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 0 डिग्री है। अब देखो क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम यहां से मान लो इसको पोल है, और हम सिमिलरली अगर कुछ यहां पर लैटिट्यूड्स ड्रॉ करें तो ये लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करें तो ये लॉन्गिट्यूड्स कुछ ऐसे दिखेंगे, हमको दिखेंगे ना, क्योंकि ये तो स्फेरिकल शेप का है। मतलब कि अगर डिस्टेंस की बात की जाए, सिंपल सी डिस्टेंस, अगर हम मानते हैं कि ये वाला रीजन अगर 500 मीटर का है, तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो ये रीजन तुझसे ज्यादा ही है कि नहीं। मान लो कि ये अगर 500 मीटर है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर होगा, एज्यूम कर रहे हैं हम केवल। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और अर्थ के रोटेशन के साथ, अर्थ का टाइम पीरियड तो सेम ही होगा ना, मतलब कि जो टाइम पीरियड उसको यहां से मान लो ए पोजीशन से ए डैश पोजीशन तक आने में लगता है, वही सेम टाइम बी पोजीशन से बी डैश पोजीशन तक भी आने में लगेगा। सिंपल सी बात है ये तो, क्योंकि अर्थ का रोटेशन तो सबके लिए बराबर ही है ना, वो एंगल तो वही होगा। लेकिन मान लो कि ए से ए डैश तक आने के लिए अर्थ को 10 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 500 मीटर अपॉन 10 सेकेंड्स। मतलब कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है ना। तो यहां पर डिस्टेंस 500 मीटर है और 500 मीटर सेकेंड्स कितने हैं, टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स है। तो यहां से कट गया, मतलब आंसर आता है लगभग 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि यहां वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब हम यही वाला केस इक्वेटर पर देखते हैं। इक्वेटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करेगा क्या, वो हम सोल्यूशन से देखते हैं। मतलब कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यहां पर भी लगाएंगे। डिस्टेंस अब हमारा 1 किलोमीटर मतलब कि 1000 मीटर है, और हमारा जो टाइम टेकन है, टाइम तो वही लगेगा, हमारा टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स। तो यहां पर स्पीड कितनी आ रही है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो यहां जो स्पीड है वो यहां वाले ऑब्जेक्ट की बढ़ गई। मतलब ये स्पीड वेरिएशंस होंगे। एंगुलर जो वेलोसिटी है अर्थ की वो तो चलो सिमिलर ही होगी, क्योंकि वो टाइम टेकिंग तो सिंपल ही होगा। लेकिन जो यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही है इक्वेटर पर, चूंकि इक्वेटर थोड़ा सा दूर है ना, आप देखोगे कि जो इक्वेटर वाला सर्किल बनेगा, ये इक्वेटर वाला सर्किल बड़ा होगा, और ये जो पोल यहां पर 60 डिग्री पर जो सर्किल बन रहा है ये सर्किल छोटा होगा। तो इस छोटे सर्किल पर टाइम तो 24 घंटे ही लगेंगे रोटेट करने में ना, पूरा एक जगह से एक जगह तक आने के लिए एक दिन में पूरा। तो यहां पर भी इक्वेटर पर भी 24 घंटे ही लगेंगे। लेकिन ये इसकी स्पीड ज्यादा हुई कि नहीं हुई, ये मैं बस समझाना चाहता हूं आपको। तो बस इसी चीज को अब हम यूज करेंगे अपने कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट को समझने के लिए। सिंपल सी बात है, अभी इस चीज को थोड़ा सा एक बार वीडियो में भी समझते हैं तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छे से डेवलप होगी। देखो जैसे कि ये अर्थ रोटेट करता है यहां पर, सिंपल सी बात है कि यहां पर इक्वेटर और ये पोल। अब इस चीज को मैरी गो राउंड के बेसिस पर अगर समझे हम तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो दो बच्चे खड़े हुए हैं ये इक्वेटर पर खड़े हैं, और ये जो सेंटर है ये हमारा मान लो नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल क्यों है अभी हम समझा देते हैं। और मान लो कि ये जो पर्पल वाला बंदा है इसको हम कहीं यहां पर खड़े करते हैं, तो क्या होगा कि ये तो केवल छोटा सर्कल कंप्लीट करेगा जब भी ये पूरा एक मैरी गो राउंड एक चक्कर काटेगा, ये तो बस इतनी सर्कल कंप्लीट करता है। लेकिन जो बंदा यहां खड़ा होगा वो सोचो कितना बड़ा ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, तो मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम यहां पर लेते हैं टॉप व्यू के साथ। अब देखो ये टॉप व्यू है। सिंपल सी बात ये है कि जब भी ये बंदा बॉल को फेंकेगा, अगर मेरी गो राउंड चल नहीं रहा है, मतलब हमारा अर्थ जो है वो रुका हुआ है, तो इस वे में ये बॉल बिल्कुल सीधे डिफ्लेक्ट होगी, और ये बिल्कुल बॉल जब सीधे डिफ्लेक्ट होगी तो ये सीधे कहां पहुंचेगी, ये सीधे पहुंचेगी अपने फ्रेंड के पास। यहां से इसने फेंका और इसने अपने दोस्त के पास फेंक दिया। लेकिन अब दूसरा केस अगर हम देखते हैं कि यहां पर पर्पल वाला बंदा सेंटर पे खड़ा है, मतलब कि नॉर्थ पोल पे खड़ा है। ठीक है, और ये इक्वेटर पे खड़ा है।
इस केस में अगर ये पर्पल वाला बंदा रेड वाले अपने फ्रेंड के पास ये कोई बॉल फेंकेगा तो ये किस डायरेक्शन में डेविएट होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बॉल जाएगा तो सीधा ही, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये बेंड हो गया है। कैसे? देखो ऐसे, मानो कि ये इस टाइम पर ये मेरी गो राउंड अब देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और नॉर्थ पोल से जब हम टॉप व्यू में देखते हैं तो हमें भी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज ही दिखता है, इसीलिए हमने बोला कि ये नॉर्थ पोल है। देखो ये लाइन तो बिल्कुल सीधी ड्रॉ हुई है, लेकिन अब अगर इस बंदे के रेस्पेक्ट में ब्लू वाले बंदे के समय में आप अपने आप को खड़े कर दो और आप देखो कि आपके राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है, आप बोलोगे कि भाई मेरे राइट हैंड साइड में चीजें डिफ्लेक्ट हुई हैं। तो कोरियोलिस फोर्स इसी डायरेक्शन में प्रतीत होता हुआ दिखता है कि क्या होगा कि चूंकि इस बंदे की वेलोसिटी काफी ज्यादा थी तो ये इसके आगे निकल गया, जाना चाहिए था इसके पास, लेकिन चूंकि इस रेड वाले बंदे की स्पीड ज्यादा थी तो ये थोड़ा और आगे निकल गया और ये पहुंचा यहीं पर। देखा जाए तो सिंपल सा ये गया स्ट्रेट पाथ ही है, लेकिन प्रतीत हुआ है ऐसा। अब इसके ऑपोजिट भी हम बोलते हैं। मान लो इस चीज को अब हम ऑपोजिट कर दें, ऑपोजिट इन द सेंस कि पर्पल वाले बंदे को आउटर पेरीफेरी पे खड़ा कर दें और ये जो रेड वाला बंदा है उसको यहां खड़ा कर दें, और फिर से पर्पल वाले से बोले कि भाई अब तुम बॉल फेंक के दिखाओ। तो इसने वही बात किया, इसने भी बॉल उठाई, ग्रीन कलर वाली बॉल ले लो भाई, हाँ, और इसने इधर से फेंकना स्टार्ट किया। तो अब चूंकि फिर से वही हो रहा है कि जाएगा तो स्ट्रेट पाथ में ही, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि ये डिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन का कारण है यहां पर दोनों ही हमने देखा, और इस केस में भी अगर हम देखें जरा सा तो आप क्या बोलोगे कि इस वाले बंदे की जगह पर अपने आप को खड़े करके देखो तो अब पता चलेगा कि आपके राइट हैंड साइड ही डिफ्लेक्शन हुआ है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हम इक्वेटर से पोल या पोल से इक्वेटर अगर नदर्न हेमिस्फीयर में बॉल को फेंकेंगे तो वो हमेशा अपने राइट हैंड साइड ही डिफ्लेक्ट होगा। इस चीज को थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो कौन सी वीडियो देख लें अब हम, ये नेट जियो का एक वीडियो है। नेट जियो की वीडियोस में हम देखते हैं जरा सा, यहां पर ये डिक्टेट कर रहे हैं लोगों को कि कैसे आपको बॉल फेंकनी है, और फाइनली जब ये अभी तो थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड करता हूं इसको, इन लोग से पूछा जा रहा है कि चलो अब ये मेरी गो राउंड पर आ गए हैं, अब ये सीधी बॉल जानी चाहिए थी, ठीक है, इस वे में, लेकिन अब देखो जाती कहां है, कौन से बॉल, अब ये ऑब्जेक्टिविटी खेल रहे हैं हमारे साथ, हटाओ इनको, हाँ चलो सिंपल सी बात है, अब ये मेरी गो राउंड चल रहा है और ये बॉल फेंकी गई, किसने कैच किया, इसके राइट हैंड वाले पर्सन ने कैच किया होगा, आपने देखा होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा स्लो करके टॉप व्यू में भी देखेंगे तो नॉर्मली टुवर्ड्स राइट ही गया है। अब देखो इस चीज को, ये बॉल इसने सीधे फेंका और किधर बेंड हुआ, ब्लू वाले के पास। तो सिंपल सी बात ये समझ में आती है ना कि ये देखो बिल्कुल ब्लू वाले के पास चली गई ये बॉल, तो यहां से चीजें डिफ्लेक्ट हुई हैं और इसका हम लोग को इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, कोरियोलिस फोर्स कुछ ना कुछ इन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये बताता है कि जब भी हम नदर्न हेमिस्फीयर में किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है। ओके, अब यहां पर कुछ और चीजें अगर देखनी चाहें, जैसे कि मैं आपको ये बार बार बता रहा था कि ऐसा प्रतीत होता है, तो प्रतीत होने का मतलब क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सीधे ही ट्रेवल करती हैं, बस वो चीज आपको दिखती नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जब हम चेंज करते हैं तो कैसे ऑब्जेक्ट वेरी करता है। आप ये एक हमारा क्या बोलते हैं इसको, जिससे बॉल बाहर फेंकते हैं, तो यहां पर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये नॉर्मली आप अपने सामने टेबल को नाचते हुए देख रहे होगे और आपको लग सकता है ऐसा कि ये तो सीधे सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अब हम चीजों को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने के साथ साथ अब देखो क्या हो रहा है, अब हम टेबल के साथ साथ मूव कर रहे हैं तो ये आपको लग रहा है कि ये अपने राइट हैंड साइड हमेशा बॉल थ्रो कर रहा है, सिंगल बात। अब यहां पर इन्हीं पर्सपेक्टिव में अब देखो कुछ और वेरिएशंस में हम देखते हैं अगर इस चीज को, तो हम पेंडुलम को देखें तो यहां पर अगर आप इस पेंडुलम को देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा ये पेंडुलम सीधे सीधे मूव कर रहा था, लेकिन अब देखो ये एक्चुअल में मूव कर कैसे रहा है। आप प्लेट के साथ मूव कर रहे थे अभी, अब देखो ये पेंडुलम केवल और केवल इतने ही हाफ सर्कल में मूव कर रहा था। मतलब कहने का मतलब है कि विजुअलाइजेशन हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो इसीलिए विजुअल वे में हमको देखना है कि जहां से हम खड़े होकर बॉल को थ्रो कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव में कहां जा रहा है, उसी पर्सपेक्टिव में हम कोरियोलिस फोर्स को डिफाइन करते हैं हमेशा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ओके, ये था कोरियोलिस फोर्स का पूरा फंडा। कोरियोलिस फोर्स के पीछे अब आप रीजन पूछोगे तो रीजन हमने यही बताया है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था और कोई एक यहां का ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये नॉर्मली हमने इक्वेटर को बोला है, ये हमने 60 डिग्री
लैटिट्यूड पर बोला है, और यहां कहीं पर 0 डिग्री पोल होगा। तो यहां पर अब देखो क्या होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप फेंकोगे, मान लो यहां पर आपने रेड कलर की ये बॉल है, इस बॉल को आपने फेंकने की कोशिश की इस डायरेक्शन में, ठीक। इस डायरेक्शन में फेंकने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में अर्थ तो बेंड है, तो आप किस डायरेक्शन में फेंक रहे होगे, आप फेंक रहे होगे कुछ मुझ, इसको मैं रब करता हूं 1 मिनट, ये सीधे नहीं, मतलब आपका जो सीधा वाला पॉइंट है वो किधर होगा, आप अगर बिल्कुल अपने टॉप पर खड़े होकर देखोगे तो ये अर्थ बेंड है चूंकि, तो ये आपको इस डायरेक्शन में दिखेगा कि आप बिल्कुल सीधे फेंक रहे हो ऊपर की तरफ अपने। लेकिन चूंकि एक और फोर्स है जो कि आपको इसी बॉल को इस डायरेक्शन में धक्का दिए हुए है, क्यों, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, और ये स्ट्रांग है, आप कितनी भी तेज इधर फेंक दो ये वाला फोर्स हमेशा स्ट्रांग होगा। तो जैसे कि हम जब कार के अंदर बैठे हुए होते हैं और कार में अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो अगर आगे वाली सीट पे टॉस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कार आगे बढ़ रहा है तो वो उसके साथ साथ टॉस जब अपने हाथ में वापस गिरेगा तो वो पीछे वाली सीट पे पहुंच जाएगा, वो उसके साथ साथ ही मूव करता है ना। सिमिलर वे में यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जो भी बॉल है, जब यहां से बॉल उठा ना, तो उसका ये जो अर्थ के रोटेशन से जो इसको फोर्स मिला है वो बहुत तगड़ा मिला है, इसको बहुत सॉलिड मिला है, बहुत ज्यादा मिला है। तो उसके वजह से क्या होगा कि पहुंचना तो चाहिए था इसको यहां तक, ये अगर यहां से ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया सीधे और एक टाइम पीरियड के बाद ये ऑब्जेक्ट मूव होके आए यहां पर, तो अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो इसके सीधे कौन सा पॉइंट है, अब इसके सीधे ये है, तो मतलब इस वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगना चाहिए था कि ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, लेकिन चूंकि इसका वेलोसिटी काफी ज्यादा है तो ये यहां नहीं पहुंचेगा, ये पहुंचेगा थोड़ा सा और आगे, मतलब कि इसका ये वाला कंपोनेंट चूंकि स्ट्रांग है तो ये वाला इसको थोड़ा सा कहीं बीच में ना जाके ये पहुंचेगा लगभग लगभग आप बोल सकते हो यहां पर एक्चुअल में। तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना कि पहुंचना चाहिए था यहां पर लेकिन पहुंचा यहां पर, तो ये पोजीशन का जो डिफ्लेक्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। और यहां के पर्सपेक्टिव में जब भी हम देखेंगे तो ये हमेशा हमको अपने राइट हैंड साइड में ही दिखेगा, ये फंडा है इसके बेसिक फंडा से। अब देखो क्या होता है कि बहुत बार एक मिसकंसेप्शन आता है, अच्छा चलो मिसकंसेप्शन को हम बाद में देख लेंगे, अभी आगे हमारे स्लाइड्स में एक्चुअल में मिसकंसेप्शंस लिखे हुए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं बाद में देख लूंगा। अब हम बात करते हैं सिंपल, अब हम कोरियोलिस फोर्स समझ चुके हैं, अब हम नॉर्मल अपने वापस जिंदगी में आ जाते हैं जो हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे विंड मूवमेंट, विंड मूवमेंट के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें से एक कोरियोलिस फोर्स भी है, जिसके बेसिस पर हमने देखा कि एयर प्रेशर सिस्टम में भी अगर बात करें, विंड के मूवमेंट में भी बात करें, तो हर जगह आपको कोरियोलिस फोर्स दिखेगा ही दिखेगा। यहां पर जो अल्टीमेट सोर्स है जिसकी वजह से विंड होता है, विंड मूव करता है, वो तो मेन कारण क्या है, वो तो हमारा सन ही है। अगर सन ना हो तो यहां पर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि ना ही कोई हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा ना ही लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा, तो वीक फोर्सेस डेवलप होंगी। तो उसके चलते जो अल्टीमेट फोर्स है हमारे विंड के मूवमेंट का वो तो हमारा सन ही है। इसके अलावा कुछ डायनामिक फोर्सेस भी लगते हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा किया। तो ओवरऑल देखो आज क्या है, आज के इस पूरे लेक्चर में आपका पार्ट मतलब आपको पढ़ने वाला पार्ट ज्यादा है, मेरा समझाने वाला जितना पार्ट है वो चूंकि मैंने आपको काफी पहले से ही इन सब चीजों में ट्रेन कर रखा है, तो आज चीजें मैं कम समझाऊंगा। लेकिन आप जब इस स्लाइड्स को पढ़ोगे तो आज मुझे लगता है कि लगभग 100 स्लाइड्स हैं आज के पूरे लेक्चर में, तो आपको पढ़ना ज्यादा है आज, ठीक है। तो आपके लिए रीडिंग मटेरियल ज्यादा है, लेकिन जो समझने वाला या समझाने वाली बात है मेरी तरफ से वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो आज आप देखोगे कि मैं चीजों को स्किप करूंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये मत बताना कि सर आपने बहुत तेजी से पढ़ा दिया क्या। अगर देखो चीजें नहीं समझ में आती हैं तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है, मैं आपको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप चीजों को नहीं पूछो। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो डेफिनेटली आप पूछो, लेकिन इस वे में आज के लेक्चर को लेना कि अगर मैं कुछ चीजें स्किप भी करता हूं तो उसके पीछे का रीजन यही होगा कि वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जहां पर भी मुझे लगेगा कि हाँ कंफ्यूजन होता है और मुझे आपको वो चीज दोबारा बता देनी चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उन सभी चीजों को दोबारा भी पढ़ाऊंगा। तो उसमें ऐसा बिल्कुल मैं भगाने वाला काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ चीजें हो सकती हैं कि आज कुछ ना कुछ स्लाइड्स जो हैं वो मैं स्किप कर दूं, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग विंड सिस्टम के अंदर एक तो हमने पढ़ा प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है। प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब भी कोई विंड बहेगी तो डेफिनेटली उस विंड मूवमेंट में प्रेशर डिफरेंस का एक मेजर रोल है। और इस प्रेशर डिफरेंस के पीछे किसका रोल है, ये हमने पढ़ा कि भाई इसके पीछे सन है, सन प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। साथ ही साथ कोरियोलिस फोर्स भी हमने पढ़ा कि ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे मोटे मोटे 3 फोर्सेस हमारे सामने निकल कर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट फोर्स और है जो कि सरफेस के लगभग बातों पर लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स।
देखो फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है। अब आप चल रहे हो, हवाएं बह रही हैं, सामने पहाड़ आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा, चेंज करेगा ना अपना पाथ। अब पहाड़ के अंदर अंदर से तो बह नहीं जाएगा। इसीलिए जिस हिसाब से हमारा जो टेरेन है वो टेरेन काफी डिस्टर्ब्ड है या फिर काफी ऊपर नीचे है, इसीलिए हम इसको फ्रिक्शनल फोर्स के बेसिस पर भी विंड मूवमेंट को कंसिडर करेंगे। एक तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पढ़ा हमने, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स सॉरी हमने नहीं पढ़ा है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा अभी आगे आ भी जाता है, चलो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स देखो यहाँ पर पहला वाला है, इसको भी हम पढ़ते हैं विंड मूवमेंट में। तो अब सिंपल 3 फोर्सेस को याद रखो। कौन कौन सा? सिंपल अगर आपको अभी कभी अपने मेंस के आंसर्स में लिखने हैं तो आप बताओ कि एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और एक कोरियोलिस फोर्स लगेगा। कोरियोलिस फोर्स की जगह कभी कभी रोटेशन ऑफ द अर्थ भी लिखा रहता है ऑप्शन में, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो दोनों का आप सेम मतलब समझना, कोरियोलिस फोर्स लिख दे या फिर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ लिख दे, दोनों में सेम बात है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ही जो एक इमेजिनरी फोर्स हमारे सामने प्रतीत होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। देखो कोरियोलिस फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, ये केवल हमको ऐसा एज्यूम, मतलब हमें ऐसा केवल दिखता है, मतलब ये हमारा केवल परसेप्शन है कि हमारे राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। मैंने बताया ना आपको कि कैसे हमारे जब हम एंगल ऑफ साइट को चेंज कर देंगे, किस एंगल से हम चीजों को देखते हैं, तो वो हमारा परसेप्शन ही चेंज कर देता है। तो समझो कोरियोलिस फोर्स एक प्रकार का इमेजिनरी फोर्स है जो कि केवल देखने में लगता है, ठीक है, ओके। तो ये 3 फोर्सेस हैं हमारे हॉरिजॉन्टल विंड्स को समझने के लिए। अब यहां पर एक और फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम काउंट करा सकते हैं, जो कि डाउनवर्ड मोशन में लगता है। कभी कभी विंड सिस्टम अगर सर्कुलर पैटर्न में मूव करने लगे तो यहां पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स भी लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कि विंड मूवमेंट में फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। अब यहां पर और कौन कौन सी फ्रैक्शंस हैं इनको अब हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, यहां पर फिर से वही चीज लिख दी गई है। देखो प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि अगर हम लोग जिस हिसाब से हम अभी आइसोबार पढ़ रहे थे, आपको याद होगा आइसोबार क्या होता है। आइसोबार हमने पढ़ा था कि सिंगल प्रेशर को जहां पर भी सेम प्रेशर है उस प्रेशर सिस्टम वाले पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारा आइसोबार बन जाता है, ठीक है। तो आइसोबार अगर हम लोग देखने की सेंटर में कहीं पर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप है तो इसके सर्कुलर आइसोबार्स बनेंगे, ठीक है। वो कोई भी शेप में हो सकते हैं, शेप से नहीं मतलब है, लेकिन वो हाई प्रेशर सिस्टम में, और ये जो एक एक लाइन है ये लाइन हमेशा यहां पर कॉमन प्रेशर सिस्टम दिखेगा, इसी को हम लोग आइसोबार बोल रहे थे। तो देखो क्या होता है कि जिस हिसाब से ये चेंज हो रहा है, अगर हम इस डायरेक्शन में आए तो रेट ऑफ चेंज स्पीड में है, अगर हम यही चीज इस डायरेक्शन में आए तो रेट ऑफ चेंज जो आइसोबार्स का है वो काफी देर देर में चेंज हो रहा है ना। तो इस बेसिस पर ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। सिंपल सा है, समझ में आ गया। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, अगर बहुत तेजी से प्रेशर सिस्टम चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि विंड का जो डायरेक्शन होगा या फिर विंड की स्पीड होगी वो काफी तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम से तुरंत 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 लो प्रेशर सिस्टम पे पहुंच रहा है, तो इस केस में हर बार प्रेशर चेंज होगा और प्रेशर चेंज होने से विंड की स्पीड काफी तेज हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, विंड का स्पीड उतना तेज नहीं होगा, मतलब कि अगर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है तो विंड की स्पीड ज्यादा होगी, अगर प्रेशर ग्रेडियंट कम है तो विंड की स्पीड कम होगी, मतलब विंड कम तेजी से मूव करेगा। तो विंड के मूवमेंट में प्रेशर ग्रेडियंट का रोल आया कि नहीं आया, ठीक है, इनडायरेक्टली हमने समझा ना, ओके। अब क्या होता है, देखो बहुत बार चीजें इस हिसाब से लो प्रेशर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होती हैं, जैसे कि मान लो नदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो नदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे कि कहीं कहीं लैंड सरफेस है, मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड है, कहीं पर ओशन सरफेस है। अब हमने ये बात पढ़ा था कि ओशन सरफेस का जो भी लेटेंट हीट होता है वो थोड़ा ज्यादा, मतलब वो देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है, और जो हमारा लैंड सरफेस है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। तो इसके वजह से जब डे और नाइट के वेरिएशन में हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ लो प्रेशर सिस्टम और हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा ही होगा। जो भी चीजें गर्म होंगी वहां पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाएगा, और जो भी जगह ठंडी होंगी वहां पर हाई प्रेशर सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो मतलब एक टेम्परेचर प्रेशर इन सब में रिलेशन है ना, आपको सब समझ में आ रहा होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रेशर ग्रेडियंट भी चेंज होगा। अब चूंकि देखो हाई से लो तक अगर तेजी से जाना है तो प्रेशर ग्रेडियंट भी तेज हो जाएगा और इसका फर्क पड़ेगा रिजल्टेंट विंड पर, ठीक है। तो जो भी डायरेक्शन है प्रेशर ग्रेडियंट का, वो डायरेक्शन क्या पढ़ा था अभी हमने, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं आइसोबार के। आपने ये बात देखी कि नहीं, यहां पर ध्यान दिया था। मान लो कि ये एक हाई प्रेशर सिस्टम है और इस हाई प्रेशर सिस्टम में अगर हम अलग अलग प्रेशर ग्रेडियंट की बात करेंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे चेंज हो रहा है,
यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्रेशर ग्रेडियंट? इस आइसोबार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सिमिलर यहां पर भी आप देखो, यहां पर चीजें और अलग तरीके से चेंज हो रही है, तो यहां पर भी परपेंडिकुलर चल रहा है। तो हमेशा यही होगा कि आइसोबार के परपेंडिकुलर होंगे ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट्स। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो यहां पर वही बातें लिखी हैं, जब क्लोजली पैक्ड होंगे ग्रेडियंट सॉरी आइसोबार्स, तो वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा। जब स्पेस होगा उनमें ज्यादा, तो वो प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा। दूसरी बात हमने करनी थी कोरियोलिस फोर्स की। अब देखो कोरियोलिस फोर्स जो है वो अर्थ के रोटेशन से आता है। इतनी बातें बिल्कुल फिक्स हो गई हैं, ये बातें हमने सब कर ली हैं। अब अर्थ के रोटेशन से हमें पता चला कि जो भी प्रेशर ग्रेडियंट है वो तो राइट एंगल में ही मूव करता है। अब इसका प्रेशर सिस्टम से या फिर कोरियोलिस फोर्स से क्या लेना देना है? क्या होता है जब भी विंड का डिफ्लेक्शन होगा, जिस हिसाब से अभी हम बॉल्स को अर्थ से इक्वेटर से पोल से इक्वेटर भेज रहे थे, इसी डायरेक्शन में जो हमारा विंड है वो भी तो ट्रैवल करता होगा इक्वेटर से पोल की डायरेक्शन में, फिर पोल से इक्वेटर की तरफ आता होगा, तो इसका डिफ्लेक्शन होता होगा कहीं ना कहीं। ये हमेशा फेरेल्स लॉ पर बेस्ड होता है। मतलब जो भी कोरियोलिस फोर्स हम पढ़ते हैं वो कोरियोलिस फोर्स फेरेल्स लॉ पर डिपेंडेंट है। फेरेल्स लॉ क्या बोलता है? सिंपल सी बात है कि अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर में हैं तो कोई भी विंड हमें हमेशा अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी, और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर हैं तो हमें हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी इसी डायरेक्शन में गया। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर खड़े हो और अपना आई साइड जो है आपका वो इस तरीके से, मतलब कि आप इस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड साइड इसी डायरेक्शन में आएगा। तो ये हमने देखा था। अब इस बेसिस पर नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में चीजें चेंज हो जाती हैं। चीजें चेंज हो गई क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होता है। तो इन सब बेसिस पर विंड का मूवमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप देखो कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो आप बोलोगे सर वो तो इस डायरेक्शन में आते हैं, ऐसे आते हैं। वो ऐसे क्यों आते हैं उसको समझो। आप यहाँ पर खड़े होकर देखो, यहाँ पर खड़े होकर जब आप इक्वेटर की तरफ विंड को फेंकोगे तो आपको प्रतीत होगा कि ये आपके राइट हैंड साइड मूव कर रहा है। राइट हैंड साइड मूव कर रहा है क्यों? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि इक्वेटर पर चीजें तेजी से मूव हो रही हैं और आप चीजों को थोड़े कम स्पीड पर फेंक रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि राइट हैंड साइड में मूव करते हुए आपको दिखेंगे, थोड़ी सी लैग करते हुए दिखेंगे, तब भी आपको राइट हैंड साइड ही दिखेगा। और इन सब जगहों पर प्रेशर ग्रेडियंट का अपना रोल है। मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट जितना तेज होगा, मतलब जितना क्लोजली स्पेस्ड होगा या फिर आइसोबार जितना क्लोजली स्पेस्ड होगा उतना तेज प्रेशर ग्रेडियंट होगा, उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा तो उतना ही ज्यादा यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी होगा। तो इसीलिए अब आप एक चीज ये समझो, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो एक आदमी है और जब भी वो डांस करता रहता है, तो आप डांस करते करते जब आप रोटेट करते हो अपने आप को या फिर कोई जिम्नास्टिक होता है, तो जब भी वो ऐसे पैर अपना कर ले, मतलब पैर अपना दोनों स्ट्रेच कर ले, तो आप देखोगे कि जो भी इसके रोटेशन की स्पीड है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन जब भी इसको अपना रोटेशन स्पीड में करना होता होगा, और यहाँ पर इसने अपना हाथ भी इस डायरेक्शन में फैला रखा होता है, लेकिन जब भी इसको अपनी स्पीड तेज करनी होती है तो ये चीजों को बिल्कुल सिकोड़ लेता है। मतलब पैर को जो है वो कम कर लेगा, ऐसे कर लेता है, हाथ को भी ये अपने अंदर कर लेता है, तो इस तेजी में ये और तेज नाचता है। ऐसा होता है ना? तो सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में आप इसको इक्वेटर समझो और इसको पोल समझो, तो चीजें जो भी होंगी, मतलब जो रोटेशन का स्पीड है वो स्पीड तेजी से नाचने वाली स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली स्पीड नहीं, बल्कि नाचने वाली स्पीड जो देखोगे तो पोलर रीजन में चीजें थोड़ी सी तेजी से नाचती होंगी क्योंकि ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करने से इनकी जो रोटेशन वाली स्पीड है वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल होगा ना, कंफ्यूजिंग होगा। मैं डिस्टेंस ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि चीजें अपीयर कैसे होंगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो स्पीड अप होते हैं, प्लस पोल पर आप देखोगे चीजें तेजी से नाच रही हैं। ठीक है, मतलब 24 घंटे में आप देखोगे कि इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये तेजी से नाच रही है, और इक्वेटर पर कौन है वो पूरा डिस्टेंस कवर करके आया है, तो धीमा नाचा है। नाचने की बात अलग है और स्पीड की बात अलग है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर पोल्स पर कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगते हैं। इवन आप देखोगे कि जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है ये इक्वेटर पर बिल्कुल नहीं लगता है। इक्वेटर पर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आप खुद ही समझो कि एक चीज यहाँ पर राइट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, एक चीज यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो, तो ये डिफ्लेक्शन जीरो इक्वेटर पर आता है। अब एक बात इसी से आप समझोगे कि व्हाई आर देयर नो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एट द इक्वेटर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए क्या होता है ना, चीजों का रोटेट होना बहुत जरूरी है। साइक्लोन का मतलब क्या है? स्वेल्स होते हैं ना ये सब, तो भी साइक्लोन चूंकि हमने पढ़ा नहीं है, सिंपल सी बात है, लेकिन हम साइक्लोनिक कंडीशन को कोरियोलिस फोर्स के हिसाब से जरूर से देखेंगे। देखो कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो साइक्लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि साइक्लोन्स देखो क्या होते हैं। जैसे कि मान लो जब साइक्लोनिक कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो, जब हम पढ़ेंगे बाद में उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन साइक्लोनिक कंडीशन क्या होता है? साइक्लोनिक कंडीशन हमेशा लो प्रेशर सिस्टम पर बनेगी। अब ये लो प्रेशर सिस्टम क्या है? देखो मान लो इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर पर लो प्रेशर सिस्टम है, और लो प्रेशर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? हीटेड वेव होते हैं और ये चीजें यहाँ से राइज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम पर बनेगा साइक्लोनिक कंडीशन, और साइक्लोनिक कंडीशन के लिए स्वर्ल होना जरूरी है। स्वर्ल जो है इक्वेटर पर इसलिए नहीं होगा, क्यों? अब आप इस चीज को समझो। मान लो इसको हम ऊपर से देखने की निगाह में कोशिश करते हैं, ऊपर हमने आंख रखा तो ये वाला फिगर बनेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि भाई अगर नदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी विंड वगैरह होंगी वो हमेशा अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होंगी। मतलब ऐसा यहाँ पर भी अपने राइट हैंड साइड पे, यहाँ से भी अपने राइट हैंड साइड में, ये भी राइट हैंड साइड में, सब अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं सारे विंड्स। ठीक है, और चूंकि लो प्रेशर सिस्टम है इसलिए हाई प्रेशर सिस्टम से ये लो प्रेशर सिस्टम पे चीजें टूट के गिर रही हैं, मतलब टूट के गिर रही हैं। मतलब जैसे ट्रेड विंड की हमने बात की थी ना, अर्थ सरफेस से ट्रैवल करते हुए सारी, मतलब ये वाला जो विंड है, ये जो विंड है अभी कैसे कन्वर्ज करेंगे इस पे हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर मान लो कोई भी कोरियोलिस फोर्स यहाँ ना लगता तो ये सिंपल इस डायरेक्शन में विंड कन्वर्ज करती है इस लो प्रेशर सिस्टम पे, तो आप देखो सीधे सीधे विंड्स आती, लेकिन चूंकि कोरियोलिस फोर्स लग रहा है तो ये सभी विंड अपने अपने राइट हैंड डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएंगी, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप देखो जो एक रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है क्या, और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब साइक्लोनिक फॉर्मेशन में नदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या डायरेक्शन दिखेगी? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी। अब चूंकि इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स लगता ही नहीं है तो साइक्लोन डेवलप कहां से होगा? तो इसीलिए इक्वेटर पर चूंकि कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता, इसीलिए हमको कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर पर नहीं देखने को मिलते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम लोग हाई प्रेशर सिस्टम की बात करें तो हाई प्रेशर सिस्टम में विंड्स नीचे की ओर सबडेक्ट करके फैलती हैं, ये हमने पढ़ा था। अब ये फैलेंगी किस हिसाब से? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोनिक कंडीशन, जो कि लो प्रेशर सिस्टम पर डेवलप होता है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हमेशा हाई प्रेशर सिस्टम पर डेवलप होगा।
तो ये वाला कंडीशन हाई प्रेशर सिस्टम का ही है, जहां तक अभी हम समझ पाते हैं। तो अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है तो हाई प्रेशर सिस्टम पर चीजें नीचे गिरेंगी और अपनी अपनी सीधी सीधी डायरेक्शन में चली जाएंगी। लेकिन चूंकि हम नदर्न हेमिस्फीयर में कंसीडर कर रहे हैं तो ये विंड अपने राइट हैंड डायरेक्शन में टिल्ट होंगी, ये भी अपने राइट हैंड डायरेक्शन में, ये भी राइट हैंड डायरेक्शन में, ये भी राइट हैंड डायरेक्शन, मतलब कुल मिला के ये वाला फिगर बनेगा ऐसा। तो ये जो फिगर है ये आपको क्या दर्शा रहा है, कौन सी डायरेक्शन है ये एरो देखो आप, कौन सी डायरेक्शन है ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये बेसिकली एंटी साइक्लोन्स के लिए बनेगा और साइक्लोनिक कंडीशन के लिए हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का फ्लो बनेगा। और इक्वेटर पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वहां पर ये साइक्लोन बनने के लिए रोटेशन होना जरूरी है ना, रोटेट ही नहीं होगा तो साइक्लोन कैसे बनेगा। तो इक्वेटर पर ना कोरियोलिस फोर्स लगेगा ना ऐसे साइक्लोनिक कंडीशंस बनेंगे, ठीक है। तो हमने साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन नदर्न हेमिस्फीयर में पढ़ा है अभी तक। अब यही चीज अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में पढ़ोगे ना तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वहां पर साइक्लोनिक कंडीशन वहां पर भी बनेगा तो लो प्रेशर सिस्टम पर ही, ठीक है। लेकिन लो प्रेशर सिस्टम पे नदर्न हेमिस्फीयर में देखा जाए तो साइक्लोनिक कंडीशन काउंटर क्लॉकवाइज बनती है और सदर्न हेमिस्फीयर में यही जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, वहां पर ये क्लॉकवाइज बनेगी और हाई प्रेशर सिस्टम पर जहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रहा था वो बनेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंफ्यूज नहीं होना, देखो आप सिंपल ना केवल एक चीज याद करो, उसके बाद एग्जाम में बैठ के ड्राइव कर लेना। आप केवल याद करो जब भी लो प्रेशर सिस्टम बनेगा साइक्लोनिक कंडीशन पर नदर्न हेमिस्फीयर में चीजें काउंटर क्लॉकवाइज होंगी, बस इतना एक चीज याद करो, बाकी सब उसमें कन्वर्ट कर लेना, चेंज कर लेना ऐसे डब्बे बना के, ठीक। अब देखो डब्बा क्या बना, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। केवल हमको इतना पता है कि भाई अगर हम यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन लिख रहे हैं, हमें केवल इतना पता है, इस वाले का पता है कि यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा क्या काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला क्या बनेगा, जस्ट ऑपोजिट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी का जस्ट ऑपोजिट साउदर्न डायरेक्शन बनेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। मतलब एक चीज याद कर लो, वो टेबल अपने आप सब जगह से रिलेट करके बना सकते हो, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कंफ्यूज मत होना, चारों चीज मत याद करना, केवल एक चीज याद करना, वो याद मत करना। जब याद करो तो केवल एक चीज याद करो, समझने के बाद चीजें अपने आप सेट बैठ जाए हर जगह, तो वो चीज अलग होती है, ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया। अब कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर जीरो क्यों होता है ये पढ़ते हैं। ये तो एक क्वेश्चन बना होगा ना आपके दिमाग में। देखो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया इस चीज को कि लो प्रेशर सिस्टम पर अगर हम बात करते हैं या फिर नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं, मतलब कि नदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग राइट हैंड साइड की बात करते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। इक्वेटर पर क्या है, अपना लो प्रेशर सिस्टम जब भी बनेगा तो आप समझो कि बीच का एक जो भी कंडीशन है वहां एक न्यूट्रल फेस तो बनना ही बनना है ना। और इवन आप ये भी समझो कि डिस्टेंस ट्रैवल करना भी तो जरूरी है ना भाई। अगर आप इक्वेटर पर ही हो, इक्वेटर से जब आप आगे बढ़े ही नहीं तो आपकी लैटिट्यूड में तो चेंज ही नहीं आया ना। जब लैटिट्यूड पे चेंज ही नहीं आया तो ये कोरियोलिस फोर्स क्यों लगेगा, ठीक है। तो इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है या फिर टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होता है। अब देखो तीसरा जो विंड मूवमेंट के लिए है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या बताता है, जो भी इरेगुलरिटीज होती हैं अर्थ सरफेस पे, जैसे कि मान लो विंड स्पीड चल रहा है, कुछ कहीं पर ऐसा टेरेन है, माउंटेन आ गया, ये सारी बातें हमने की थी, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हमने बताया था कि अगर मान लो ये जो साइक्लोनिक कंडीशन मैंने बताया है या फिर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन मैंने बताया है, तो इन सब जगह पर जब विंड सच में एक रोटेशन में आ जाती है ना तब वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां पर लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएटेड ए फोर्स डायरेक्टेड एट राइट एंगल्स टू द विंड मूवमेंट इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो तो बाहर डायरेक्शन लगता है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये बात भी होगा, ये भी सिंपल सा ही था। अब यहाँ पर देखो एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। जियोस्ट्रॉपिक विंड थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करना। अभी तक देखो जितने भी फोर्सेस की हम लोग बात कर रहे थे उसमें से एक फोर्स इंपॉर्टेंट था जिसका नाम था कोरियोलिस फोर्स, तो है ही है, एक था फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यहां पर चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स जब भी लगता होगा तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कोरियोलिस फोर्स को थोड़ा कम करता होगा, है कि नहीं। क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है ना, फ्रिक्शन लगने से जो भी कोरियोलिस फोर्स लगता होगा कहीं पर वो तो नहीं लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी चीजें ऑब्जेक्शन में आती हैं। लेकिन जब हम यही एटमॉस्फेयर में ऊपर पहुंच जाए, 2 से 3 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाए या फिर और ऊपर 10-12 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाए, तो क्या ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। जब ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तो कोरियोलिस फोर्स का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस बात होगा। तो इसी वे में जब हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड को पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब चीजें ऊपर चली जाती हैं, मतलब कि जब हम बिल्कुल ऊपर के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर की नहीं, ऊपर के एटमॉस्फेयर की बात, तो क्या होता है कि जब ऊपर के एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं तो यहाँ पर मान लो इक्वेटर है और ये हमारा पोल का डायरेक्शन है, बीच में कहीं पर हम थे। मान लो कि अभी जब हम सबटेंड करते हैं, मतलब कि ये हमारा मान लो हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। तो विंड सिस्टम जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें देखो थोड़ी चेंजेस मैं करूंगा। चेंजेस क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम पोल की तरफ चलते जाते हैं कोरियोलिस फोर्स तो ज्यादा लगता ही है, एक तो इफेक्ट वो है। दूसरा इफेक्ट ये भी है कि हम ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो कोरियोलिस फोर्स और तेजी से लगेगा। तो इन सभी डायरेक्शन में आप देखोगे कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो यहाँ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तक पहुंचते पहुंचते ये अपने 90 डिग्री तक बेंड हो गया, इतना ज्यादा बेंड हो गया कि ये चला था सीधा यहाँ पहुंचने के लिए और ये बेंड होकर 90 डिग्री में आ गया। मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो गई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये विंड चला था और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर ये कैसे चलने लगा, ये चलने लगा हमारा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ये जो है इस ऐसे विंड्स को हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड बोलते हैं, ठीक है। जो भी विंड का मूवमेंट है वो कैसे होगा, वो 90 डिग्री, मतलब कि अगर हम प्रेशर सिस्टम या फिर ये आइसोबार्स को ड्रॉ करेंगे तो मान लो यहाँ पर एक हाई प्रेशर सिस्टम बन रहा था, सॉरी लो प्रेशर सिस्टम इक्वेटर पर। अब ये लो प्रेशर सिस्टम अगर हाई प्रेशर सिस्टम तक चलता गया, यहाँ पर मान लो ये जो एक बेल्ट है ये हमारा हाई प्रेशर सिस्टम का है, तो यहाँ से विंड ट्रैवल होते होते डिफ्लेक्ट हो गया और ये 90 डिग्री पहुंच गया, तो ये हाई आइसोबार के पैरेलल चलने लगा ना। तो जियोस्ट्रॉपिक विंड की डिफिनेशन में हम ये लिखते हैं कि जियोस्ट्रॉपिक विंड एक ऐसा विंड है जो कि आइसोबार के पैरेलल चलता है, उसी विंड को हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम लोग कैसे प्रेशर और विंड के वेरिएशन से एक और तरीके के विंड का मूवमेंट पता चला हमको, जियोस्ट्रॉपिक विंड जो कि कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट से लगता है। अब इन्हीं सब जगहों से हम जब पढ़ेंगे ना कि जब अभी आगे हम जेट स्ट्रीम पढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम एक प्रकार का विंड सिस्टम होता है जो कि ऊपर ऊपर फ्लो होता है, तो ऊपर ऊपर फ्लो होने के लिए ये जियोस्ट्रॉपिक विंड का ही सहारा हम लेंगे। तो इतनी चीजें हम पढ़ते हैं। देखो जियोस्ट्रॉपिक विंड सिंपल, जो भी लो प्रेशर एरिया है वो लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया क्यों चलेगा, और हाई प्रेशर एरिया से जो भी कन्वर्जेंस होना था यहाँ पर कन्वर्जेंस ना होकर ऊपर के डायरेक्शन में ही थोड़ा सा मोशन होता है, और इस मोशन के चलते क्या है कि जियोस्ट्रॉपिक विंड 90 डिग्री टेंड कर जाता है कोरियोलिस फोर्स के चलते, और इसीलिए उसको हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड बोलते हैं। यहाँ पर जो मैं अभी आपको टेबल बना के समझा रहा था वही चीज यहाँ पर मैंने बना दिया है। अब देखो क्या होता है, जियोस्ट्रॉपिक विंड ऐसे ही को समझाया गया कि लो प्रेशर सिस्टम है यहाँ पर और यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम है, इधर चलने गया तो ये अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो गया,
तो राइट हैंड साइड में ये जियोस्ट्रॉपिक विंड जो है ये आइसोबार्स हैं येलो कलर के, इनके पैरेलल है और इसलिए एयर पैरेलल जो भी है वो जियोस्ट्रॉपिक विंड बनेगा। मतलब जो पर्पल वाला कलर का विंड है ये हमारा जियोस्ट्रॉपिक विंड है। कोरिलेस फोर्स के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले तो केवल विंड पर ही नहीं लगता है, बल्कि मिसाइल्स पर, एरोप्लेन्स पर, या फिर जब हम स्नाइपर वगैरह यूज करते हैं, बुलेट्स जो होती हैं उनके ऊपर लगता है। मतलब हर जगह कोई भी ऑब्जेक्ट पर लगेगा ही लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर अगर बात करें तो हालांकि हमने मोर और लेस काफी चीजें पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं जो भी चीजें अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं कि मैग्नेटिक जो कोरिलेस फोर्स है जितना तेज विंड का स्पीड होगा उतना ज्यादा कोरिलेस फोर्स लगेगा। और ऊपर जिस हिसाब से भी हम जियोस्ट्रॉपिक विंड देख रहे थे तो ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह तो होता नहीं है, तो विंड का जो स्पीड है ना वो और तेज हो जाता है, तो उसके स्पीड की वजह से भी कोरिलेस फोर्स और ज्यादा लगने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, ये भी पढ़ रखा है और ये सारी बातें हमने पढ़ रखी हैं। ओके, ये आप पढ़ लेना आराम से, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। अब पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ द कोरिलेस फोर्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंपैक्ट ऑफ द कोरिलेस फोर्स जो कि हम पढ़ लेते हैं, और मिथ जिसकी हम बात कर रहे थे। जो कॉजेज क्या है, कॉजेज के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा कि किस हिसाब से जो भी इक्वेटर पर है वो फास्टर मूव करता है और जो भी पोल के साइड पर जैसे हम चलते जाएंगे वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्पीड डिफरेंस से कोरिलेस इफेक्ट हमारे सामने आता है। तो आप देखोगे कि इन्हीं सब जगहों से साइक्लोन्स, हरिकेन्स जो है ना सब इसी कोरिलेस फोर्स की वजह से ही आते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, कोरिलेस का इफेक्ट हमेशा राइट हैंड साइड होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इज द कोरिलेस इफेक्ट। इंपैक्ट क्या पड़ता है, इंपैक्ट में हमने पढ़ा कि भाई डिफ्लेक्शन ऑफ विंड होता है। विंड के साथ साथ हमने ओशनिक करंट जब पढ़ रहे थे तो ओशनिक करंट में भी हम पढ़ रहे थे ना कि भाई देखो कोरिलेस फोर्स लग गया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कैरिबियन सी वाला, अगर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का डायग्राम बनाऊं मैं और यहाँ पर ये साउथ अमेरिका बन गया, तो इस वाले स्टेट में जब हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर इक्वेटर पर ये आता और ये एक ड्रिफ्ट देख रहे थे ना हम लोग कि ये जो ड्रिफ्ट होता था इसके पीछे कहीं ना कहीं वेस्टर्लीज के साइड पर। अब चूंकि देखो प्रेशर सिस्टम वेस्टर्लीज का भी हम आगे पढ़ेंगे, तो वेस्टर्लीज के डायरेक्शन में वेस्टर्लीज क्यों टिल्टेड है, ये अपने राइट हैंड साइड जो डिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन में भी कोरिलेस इफेक्ट आता है। तो इसका इफेक्ट का इंपैक्ट जो है वो हमारे ओशन करंट्स पर भी पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी हम लोग प्लेन एयरप्लेन चलते हैं या फिर मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करते हैं उन सब में भी कोरिलेस इफेक्ट अपना रोल प्ले करता है। अब क्या होता है कि इंक्रीज स्पीड, सारी चीजें वही चीजें लिखी जो कि मैंने अभी तक आपको समझाया है, तो इसको आप फिर से पढ़ लेना। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लिखा हुआ है। एक और चीज आपको पता चलेगी कि चेन्नई और लखनऊ ये एक ही लॉन्गिट्यूड पर है, ठीक है, सिंगल लॉन्गिट्यूड पर है। तो क्या होगा अगर आप इंडिया का मैप देखो तो इंडिया के मैप में आप थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूं जल्दी से, ये कुछ हो गया है, ये दोनों ऐसा बोला गया कि लगभग लगभग सेम है। तो हम मान लेते हैं कि मान लो यहाँ पर कहीं पर लखनऊ होगा और यहाँ पर कहीं पर चेन्नई होगा, हम ऐसा मान लेते हैं होगा कहीं, और हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो अब होगा क्या, ये अगर दोनों 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है तो जो भी फ्लाइट चेन्नई से होकर लखनऊ की तरफ निकल रही है तो क्या वो सीधे निकलेंगी, तब पहुंचेंगी कि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो हमको पता है कि कोरिलेस फोर्स अगर इस प्लेन पर लगेगा तो ये फ्लाइट अगर सिंगल, अगर एरोप्लेन ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा इधर इधर की तरफ प्रेशर नहीं लगाया तो ये लखनऊ की बजाय बिहार पटना पहुंच जाएगी या फिर और इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होगा कि जो एरोप्लेन का पायलट होता है वो अर्थ के हिसाब से अपने इस डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा एरोप्लेन को टिल्ट करता रहता है हमेशा, ताकि वो पहुंचे लखनऊ ही, इधर ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो कि आपको कोरिलेस फोर्स का इफेक्ट बताते हैं। मिथ की बात करें अगर, कोरिलेस फोर्स का मिथ क्या है, तो बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोग को ऐसा लगता होगा कि अगर हम लोग जैसे टॉयलेट यूज करते हैं तो टॉयलेट में जब भी फ्लश करते हैं तो फ्लश करने के साथ एक स्वर्लिंग बनती है ना, तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये जो स्वर्ल है ये अगर नदर हेमिस्फीयर में टॉयलेट को फ्लश करेंगे तो ये कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, अपने राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड मतलब कि कौन सा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या बना, ये बना क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये सब मतलब एक मिथ है केवल। इस मिथ को तोड़ने के लिए एक मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में दो फोर्सेस हैं जहां पर देखो, इसमें एक्चुअल में होता क्या है ना, आप सिंक को अगर देखोगे तो सिंक तो दोनों ही वजह से हो सकता है, मतलब अभी दो सिंक एक साथ अगर हमने फ्लश किया है, हो सकता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, तो इसका कोरिलेस इफेक्ट से कोई लेना नहीं होता। कोरिलेस इफेक्ट काम करती है लेकिन वो सही भी है, लेकिन वो टॉयलेट फ्लश करने में या फिर बेसिन वगैरह में, सिंक में जैसे हम लोग पानी भर के उसको छोड़ दें तो उन सब में नहीं। देखो कैसे काम करेगा उसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो ये एक साइट है, ये है हमारा smarteveryday.com और ये दो यूट्यूब के वीडियोस हैं। ये वाला जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये वाला जो व्यू है ये हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपेरिमेंट किया गया है। दोनों को सिंक कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो 3 सेकंड 21 321 सेकंड्स और 322 सेकंड्स, तो मैं दोनों को साइमल्टेनियसली प्ले करने की कोशिश करूंगा। इसको प्ले किया और फिर मैंने इसको भी प्ले किया, तो लगभग लगभग प्ले नहीं हुआ क्या, हो गया। तो इन्होंने क्या किया है, चीजों को आप देखो कि सदर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे एक सिंपल इन्होंने सिंक नहीं लिया है, मतलब बिल्कुल एक सिंगल ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेबल 24 घंटे पानी छोड़ दिया था इन्होंने। इसके बाद देखा कि ये देखो कौन सा, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाले डायरेक्शन में, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ये कौन सा डायरेक्शन मूव हो रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ पर देखो कौन सा डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन आ रहा है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन आ रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि चीजें मोशन में आती हैं, कोरिलेस फोर्स का अपना इफेक्ट है। देखो यहाँ पर मतलब चीजों को इस तरीके से, यहाँ पर देख रहे हो आप किस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और यहाँ पर अगर इन्होंने फिर से दिखाया तो मैं बता दूंगा आपको। अब देखो ये एक बहुत ही बढ़िया कोरिलेस फोर्स को समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो कोरिलेस फोर्स को जरा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, सिंपल कि जिस हिसाब से कोरिलेस फोर्स वगैरह लग रहा है यहाँ पर, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है यहाँ पर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में चीजें घूम रही हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से चीजें हमेशा आप देखोगे कि जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और जो आउटर पेरिफेरी पे है वो कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पर कोरिलेस फोर्स लग रहा होगा। तो कोरिलेस फोर्स जब भी लगता है तो आप देखो यहाँ पर क्या इस डायरेक्शन में स्पीड कम होती हुई जा रही है ना, तो स्पीड कम होती हुई जाएगी तो ये ज्यादा तेजी से मूव कर जा रही है। तो इस डायरेक्शन में जब भी हम कोरिलेस फोर्स को देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो इधर साइड में मूव करते हुए दिखेगी, मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हुए दिखेगी। तो ये इन्होंने इस चीज को समझाया भी है कि यहाँ से अगर पोल से कोई भी चीज जाएगी तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगी और ऊपर से भी जाएगी तो भी अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन को अगर और भी चीजों से आप कंबाइन कर दोगे तो ये हमेशा आपको इस तरीके से दिखेगा, और इसीलिए ये जो भी कंडीशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंक बनेगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कोरिलेस फोर्स इस डायरेक्शन में लग सकता है। ओके चलो ये बात समझ में आ गई ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये दोनों ही यूट्यूब के बहुत ही फेमस ये लोग साइंटिस्ट बोल सकते हैं या फिर इनके वीडियोस में बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, फिजिक्स के तो बहुत ज्यादा आते हैं। एक वेरिटेशियम है और एक है ये नाम तो पढ़ सकते हैं वैसे हम, ये है स्मार्टर एवरीडे, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ अगर आपके अंदर साइंस का थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आप इन दोनों वीडियोस को भी थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
मेरा अपना इंटरेस्ट है ये सब। तो एक तो हमें जनरल सर्कुलेशन पढ़ रहे थे, जनरल सर्कुलेशन में एटमॉस्फेयर के बेसिस पर कुछ ऐसे सर्कुलेशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो जो भी हमारे प्लैनेटरी विंड्स होते हैं उनको अगर हम पढ़ेंगे तो अब हम उन सर्कुलेशंस को और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि उनके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या टॉपिक्स जो भी मतलब जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके पीछे वो क्या है। तो इन टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। लैटिट्यूडनल वेरिएशन, अच्छा यहाँ पे ये बताइए किन किन प्लैनेटरी विंड्स कहाँ पे किन किन पैटर्न पर डिपेंड करेगा। तो एक तो लैटिट्यूडनल वेरिएशंस कि कहाँ पर हीट ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर हीट कम हो रहा है, उसके हिसाब से प्रेशर बेल्ट बनेंगे, वही इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट कहलाएगा। फिर माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग अपरेंट पाथ ऑफ द सन, तो ये जो बेल्ट ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे के डायरेक्शन में सन के हिसाब से मूव करता है उसके ऊपर भी प्लैनेटरी विंड्स डिपेंड करेंगे। कॉन्टिनेंट और ओशन कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम देखते हैं कि जब भी सदर्न हेमिस्फीयर में बात करते हैं तो यहाँ पर इतने ज्यादा कॉन्टिनेंट और ओशंस की वेरिएशंस नहीं आती, इसलिए विंड्स वगैरह का स्पीड काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर प्लैनेटरी विंड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग लगेंगे। और फिर उसके बाद रोटेशन ऑफ द अर्थ मतलब कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अब यहाँ पर जो भी सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ। तो हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल और एक नया सेल आया यहाँ पर वॉकर सेल। वॉकर सेल को बल्कि हम देख लेंगे, ठीक है। तो हेडली सेल में हमने क्या बात किया था कि जो भी यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है और यहाँ से चीजें ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट होती हैं। ये इस डायरेक्शन में टिल्ट करता है, लेकिन चूंकि काफी ठंडा हो चुका होता है तो यहाँ पर सब्सिडाइज करने लगता है। जब नीचे की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है और यहाँ से ये वापस इस डायरेक्शन में आता है। अब यहाँ पे याद रहे कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम बेसिकली यहाँ पर इस डायरेक्शन में आता होगा और ये ऊपर इस डायरेक्शन में जाता होगा। तो ऊपर इस डायरेक्शन में जाता है, फिर नीचे आता होगा और फिर ऐसे इस डायरेक्शन में, फिर ऊपर। तो आप देखो कि थोड़ा टिल्टेड मोशन होता होगा, बिल्कुल ऊपर सीधे सीधे सेल जैसा हमने पिछले डायग्राम में ड्रॉ किया था वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये हेडली सेल हमने पढ़ा था। हेडली सेल में ये सारी बातें की गई हैं और भी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। तो हेडली सेल का सर्कुलेशन क्या है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब देखो हमने एक बात और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये पढ़ी थी कि जहाँ पर भी जैसे मान लो ये सारी चीजें हैं, तो ये जब भी सबटेंड करती है या फिर नीचे जब भी गिरेंगी तो हमने पढ़ा था काफी ड्राई होती हैं, काफी ठंडी होती हैं और काफी ड्राई होती हैं। तो ये जो ड्राई विंड है ये अगर इन डायरेक्शन में आएंगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएंगी ना, यहाँ पर मॉइस्चर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी इनकी काफी ज्यादा हो चुकी होगी। तो इस केस में जब यहाँ पर ये उठना स्टार्ट करती हैं तो ये मॉइस्चर लेके उठती हैं। तो देखो वार्म मॉइस्ट एयर आता है यहाँ पर, जब वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ उठेगा तो बादल वगैरह बनता है और यहाँ पर बारिश होती है। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि क्यों इक्वेटर वाले रीजन पर हमेशा बारिश ही होता रहता है। ये है फेरल सेल। फेरल सेल का मतलब है कि देखो फेरल सेल ये वाला सेल था, उसके जस्ट अपोजिट वाला, मतलब कि प्रोपोपॉज से जब यहाँ पर एक नीचे सबस्टेंड हो गया और दूसरा इधर से ये डायनामिक सेल पे हमने देखा था। तो हमने फेरल सेल को पोलर सेल के बाद पढ़ने की कोशिश की थी। तो फेरल सेल डायनामिकली इंड्यूस था, तो इस बेसिस पर यहाँ पर जैसे पोलर सेल को भी अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो पोलर सेल में हमने क्या पढ़ा था कि चीजें सब डिसेंड होती हैं। तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, इससे आती है यहाँ पर, यहाँ तक आते हैं टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो इसलिए यहाँ से उठने लगता है, उठता है ऊपर, ये फिर से दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है और ये एक साइकिल बनाता है जिसको हम लोग पोलर सेल बोलते हैं। और ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ये वाला साइकिल जो बनता है इसको हम लोग फेरल सेल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फेरल सेल के आसपास देखोगे कि वेस्टर्लीज चलती है और यहाँ पर हमने हॉर्स रेटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था कि हॉर्स रेटिट्यूड्स को क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। पोलर सेल के बारे में भी मैंने आपको भी समझा दिया। ये कुछ मैंने डायग्राम्स रख दिए हैं आपके लिए कि आप आराम से इनको साइड को पॉज करके डिटेल से पढ़ो चीजों को कि आखिरकार ये डिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, इनके पीछे क्या रीजन है, ये सब चीजें करके यहाँ पर बादल कहाँ बनेगा। तो एक तो देखो बादल बनेगा लो प्रेशर सिस्टम पर, एक बनेगा यहाँ पर जहाँ पर भी एयर राइज करेंगी ना केवल और केवल वहीं पर ये चीजें मतलब बादल वगैरह का फॉर्मेशन होता है हमेशा, ठीक है। तो ये एक और डायग्राम मैंने ऐड कर दिया जिसको मैं ये समझाना चाहता था कि देखो कैसे एक्चुअल में जो सेल होती हैं वो सीधे सीधे नहीं बल्कि ऊपर की डायरेक्शन में से डिफ्लेक्ट होंगी, फिर नीचे आने में फिर राइट में डिफ्लेक्ट होंगी, ऊपर में भी राइट में डिफ्लेक्ट, नीचे में भी राइट में डिफ्लेक्ट। तो कुछ इस हिसाब से मोशन होता है, इस हिसाब से सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो सेल का एक्चुअल शेप है ये वाला सेल, तो केवल समझाने के लिए है ना, लेकिन ये वाला एक्चुअल शेप है। अगर शुरुआती दौर में ये मैं आपको समझाता तो आपको शायद ना समझ आता, लेकिन अब आप इस पोजीशन में हो कि आप इस डायग्राम को भी अच्छे से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट आता है वॉकर सेल। देखो वॉकर सेल जो है ना वो अर्थ के रोटेशन से डिपेंडेंट उतना ज्यादा है नहीं, यहाँ पर बेसिकली अर्थ के रोटेशन से है तो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ये एटमॉस्फेयर का सेल नहीं बनाता। ये सेल बेसिकली एटमॉस्फेयर और ओशन दोनों के मिलकर बनते हैं, मतलब है तो ये विंड का ही सेल, लेकिन इसके पीछे के जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली सेंट्रल पैसिफिक ओशन होता है। सेंट्रल पैसिफिक ओशन में जहां पर एक तरफ हमारा होता है ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ होता है साउथ अमेरिका, इन दोनों के चलते कुछ वेरिएशंस आते हैं। इसको समझने के लिए, इस सेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। किस वीडियो को देख लूँ इसको, हाँ इसी को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम वापस से वही अपने पैसिफिक ओशन में आए जहां पर एक तरफ ऑस्ट्रेलिया हो और दूसरी तरफ यहाँ पर साउथ अमेरिका वाला पोजीशन हो। अब इसको अगर हम फ्लैट बेसिस पर देखने की कोशिश करें, इसको हम जरा फ्लैट कर देते हैं, तो ये फ्लैट सिस्टम कुछ मान लो ऐसा दिखेगा। तो हमने पढ़ा था ट्रेड विंड्स के चलते नॉर्मली क्या होता है कि ये अपने ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं चीजें, और इक्वेटर पर है तो नॉर्मल पोजीशन में क्या होगा कि ये यहाँ पर पाइलअप होना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये जो पाइलअप होगा ये गर्म हवा का होगा। तो गर्म करंट जो है, हवा नहीं सॉरी, गर्म करंट जो है ये पाइलअप करेंगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने के साथ कौन सा प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है, लो प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम से चीजें ऊपर की तरफ ओरिजिनेट होना स्टार्ट होती है कि नहीं, आपको भी पता होगा। चीजें जब ऊपर की तरफ और यहाँ पर धीरे धीरे कोल्ड चीजें लगनी होंगी, तो यहाँ पे जब पानी इधर की तरफ सारा चला गया तो यहाँ से ये जो अभी हम लोग देख रहे थे ये जो अपवेलिंग हो रही है, अपवेलिंग का भी कंसेप्ट आप देख सकते हो कि पेरुवियन करंट पर आपको अपवेलिंग होती हुई दिखेगी, फिशिंग वगैरह खूब बढ़िया हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इस पूरे चीज को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा कि जब यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया है तो इस हाई प्रेशर सिस्टम के चलते चीजें ऊपर उठेंगी और ऊपर उठने के साथ साथ यहाँ बादल बनेगा। अब ये जो बादल है ये बादल बारिश भी करेगा, ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा बना लो प्रेशर सिस्टम, यहाँ पर बना हाई प्रेशर सिस्टम। अब यहाँ पर बादल बना गया और ऊपर की तरफ ये डिफ्लेक्ट जब होगा तो यहाँ पर जब इसको ऑलरेडी हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप किया हुआ रीजन मिला तो यहाँ पर नीचे की ओर गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो ये जो एक सेल बन रहा है ना, इस सेल को हम लोग बोलते हैं वॉकर सेल। अब चूंकि इस चीज को यहीं पर मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअल में वीडियो जो है ना वो जब हम इंडियन ओशन की बात करेंगे तो इंडियन ओशन में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल नीनो का कॉन्सेप्ट। तो वो एल नीनो के कॉन्सेप्ट को हम अभी यहाँ के लिए स्किप कर रहे हैं, वो वहां पर पढ़ेंगे। एल नीनो क्या होता है, एन्जो क्या होता है, लानिना क्या होता है, यहाँ पर चूंकि चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप इनको पढ़ते हो कहीं पर भी कुछ भी काउंटर करते हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो। सिंपली वॉकर सेल, चूंकि यहाँ पर एक सेल बन रहा था और चूंकि हमने ऑलरेडी 2-3 सेल पढ़ लिए थे तो यहाँ पर आपके मेंस पर्सपेक्टिव से हमेशा आपके दिमाग में ये बना रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको वॉकर सेल समझा दिया कि वॉकर सेल एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन इसका पूरा इफेक्ट जो है वो एल नीनो लानिना, और जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उस केस में मानसून जब पढ़ेंगे ना तो उस मानसून में पढ़ लेंगे, या फिर अभी अगर मानसून पढ़ने वाले होंगे तो मानसून में एल नीनो लानिना इन सब चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी है कि जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ओशन कैसे डिस्टर्ब होता है। तो हमने पढ़ा पूरा ओशन करंट ही विंड सिस्टम पर बेस्ड है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं वेस्टर्ली
ईस्टर्लीज और ईस्टर्लीज की, या फिर हम सिंपली इसको भी वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज अभी आता है, हम विंड सिस्टम को डेवलप कर रहे थे, तो सबसे पहले हम विंड के क्लासिफिकेशन में आते हैं और फिर वहां पे ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज को पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विंड में हम देखते हैं कुछ होते हैं परमानेंट विंड, कुछ होते हैं पीरियोडिक विंड और कुछ होते हैं लोकल विंड। अब ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो परमानेंट विंड्स जो होते हैं वो परमानेंट होंगे, परमानेंट जैसे कि ट्रेड विंड, जो कि हम यहाँ पर ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज पोलर ईस्टर्लीज प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये सब जो भी चीजें होती हैं ये सब परमानेंट हमेशा बनी ही रहती हैं, तो ये हमारे परमानेंट विंड्स होते हैं। सेकेंडरी विंड, इनको हम लोग प्राइमरी विंड भी बोलते हैं, परमानेंट विंड को, ठीक है। सेकेंडरी विंड बोलते हैं पीरियोडिक विंड, जो कि कभी कभी आते हैं, मौसम मौसम में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीरियोडिक विंड्स के चलते जैसे कि ये लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, या फिर आप देखो सीजनल वेरिएशंस होते हैं मॉनसून विंड्स का, तो ये सब सेकेंडरी विंड्स हैं हमारे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टर्शरी विंड या फिर लोकल विंड, तो ये हमारे जैसे लोकल एरियाज में चलते हैं, मतलब एक दिन में चलेंगे, एक पर्टिकुलर सीजन में चलेंगे। तो जैसे कि हमारे यहाँ लू है, दूसरे कंट्रीज में से मिस्ट्रल, फोन, बोरा, इटली में जैसे बोरा बहती है, तो इन सब चीजों को हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, विंड सिस्टम को क्लासिफाई करने। तो प्रिवेलिंग विंड सिस्टम में सबसे पहला प्राइमरी विंड्स को हम पढ़ रहे थे। प्राइमरी विंड्स मतलब यही सब ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, तो वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। इसमें ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज को पढ़ते हैं। देखो ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, जो हमारे हॉर्स लैटिट्यूड से, मतलब कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सिस्टम से इक्वेटोरियल लो प्रेशर सिस्टम तक जो भी विंड ट्रैवल होती है उनको हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड्स। तो ये ट्रेड विंड्स अपने जब भी नीचे की तरफ आती हैं तो ये हमेशा अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होती हैं, और ये राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होने के पीछे कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है। तो ये जब भी नदर्न हेमिस्फीयर में होंगी तो अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होती है, और जब भी सदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्ट होंगी तो ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन दोनों के दोनों बार ही ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ में डायरेक्टेड होती है, ठीक है। अब इनका जो भी एक कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि जहां पर भी ये मीट करेंगी दोनों चीजें, तो वहां पर ITCZ बनता है, मतलब वहां पर थर्मल इक्वेटर बनता है, काफी ज्यादा बारिश होती है। क्यों होती है ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये जो भी विंड्स होती हैं जब भी यहाँ से, मतलब कि यहाँ से जब भी चलती हैं तो ये काफी ड्राई और कोल्ड होती हैं, नीचे की तरफ आती है ये हॉट होती हैं, और यहाँ पर जो भी ओशन सरफेस मिलते जाएंगे उन सबसे मॉइस्चर लेके आती हैं अपने साथ, क्योंकि ड्राई होती है तो मॉइस्चर कैप्चरिंग कैपेसिटी जो है वो भी काफी ज्यादा होती है, तो इस बेसिस पर भी वो मॉइस्चर लेके आती हैं। तो जब इक्वेटर वाले रीजन पर, या फिर जिसको हम लोग डोल्ड्रम्स वाला बोल रहे थे, काम एंड क्वाइट प्लेस, याद होगा आपको, तो उस पोजीशन पर आते हैं जब ये ऊपर की तरफ राइज करती हैं तो यहाँ पर बारिश कराती हैं, ठीक है। तो ये पूरा ट्रेड विंड्स हमने पढ़ लिया। वेस्टर्लीज क्या होती है, वेस्टर्लीज ये वाली, वेस्टर्लीज क्या होती है, इस तरीके से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो भी जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्लीज। अब ये भी अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होंगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से। इनको हम लोग ट्रेड विंड, चूंकि इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इसलिए इनको हम लोग एंटी ट्रेड विंड्स भी बुलाया करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें वेस्टर्लीज के लिए, तो आप देखोगे कि वेस्टर्लीज में चूंकि ब्लॉकिंग्स बहुत कम होती है ना, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत कम है, तो इसलिए बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है इन वेस्टर्लीज को यहाँ फ्लो करने के लिए, तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए इनको 40 से 65 डिग्री तक में इनका नाम भी दे दिया गया है। जैसे कि 40 डिग्री लैटिट्यूड पर जो भी वेस्टर्लीज बहती है उसको बोलते हैं रोरिंग 40s, जो भी 50 डिग्री पर बहती है उनको बोलते हैं फ्यूरियस 50s, जो कि 60 डिग्री पर बहती है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड की बात हो रही है यहाँ पर 40 डिग्री लैटिट्यूड, 50 डिग्री लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्टिकिंग 60s, इन सबका नाम दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से बहती हैं और ये सेलर्स को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब भी ये इन जगहों से गुजरते हैं, तो ठीक है। तो ये वेस्टर्लीज पढ़ लिया हमने। पोलर ईस्टर्लीज भी हमने पढ़ लिया कि पोल से जो भी चीजें इक्वेटर की तरफ आती हैं कभी भी, तो मतलब पोलर हाई से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो भी चीजें आएंगी उनको हम लोग बोलेंगे पोलर ईस्टर्लीज। काफी ठंडे नेचर की होती हैं और ये चिलिंग इफेक्ट देती है नीचे की तरफ आते हुए, ठीक है। तो ये देखोगे कि आप काफी हद तक साइक्लोन्स के कंडीशंस में, देखो साइक्लोनिक कंडीशन वही बनेगा जहां पर लो प्रेशर सिस्टम पर चीजें कन्वर्ज हो रही होंगी, तो यहाँ पर भी लो प्रेशर सिस्टम बनता है ना, तो इस कंडीशन पर भी जो ऊपर से विंड्स आती होंगी वो भी साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो पोलर ईस्टर्लीज जो होते हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में और ज्यादा रेगुलर होती हैं नदर्न हेमिस्फीयर कंपैरिजन में, क्योंकि बात वही है। और यहाँ पर भी चीजें जब उठती हैं ऊपर की तरफ लो प्रेशर बेल्ट बनता है तो यहाँ पर भी हैवी रेनफॉल वगैरह होता है। अब देखो सेकेंडरी विंड क्या होते हैं, सेकेंडरी विंड्स होते हैं हमारे जो कि मानसून हो गया जैसे हमारा, या फिर लैंड सी ब्रिज हो गया, माउंटेन वैली ब्रिज हो गया, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर तीनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, मानसून, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और वैली ब्रिज या माउंटेन ब्रिज। मानसून को उतने डिटेल से पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, वो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। मानसून में देखो ये पता नहीं किसने इंडिया का मैप अधूरा बना दिया है, इसको पूरा करो सबसे पहले। ये इंडिया मैप है हमारा, ठीक, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन अपना ये। मानसून की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर दो सीजनल रिवर्सल देखने को मिलते हैं। अगर समर्स की बात करेंगे तो समर्स में यहाँ से विंड इधर की तरफ जाता है और विंटर्स में यहाँ से यहाँ की तरफ आता है। तो जो सीजनल रिवर्सल हो रहा है ये इसको सेकेंडरी नेचर का बनाता है। सेकेंडरी नेचर, इसके ऊपर फीचर्स या फिर इसके ऊपर फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, वो हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम या फिर ITCZ का कन्वर्जन कहाँ पर होता है, इन सब बेसिस पर बनता है। तो समर्स के टाइम पर आप देखोगे कि सी सर्फेस से लैंड सर्फेस की तरफ आते हैं और विंटर सीजन में लैंड सर्फेस से सी सर्फेस की तरफ जाते हैं। तो एक पूरा ये जो सेल बन रहा है इसको हम लोग हेली सेल बोलते हैं, ठीक है, हेली सेल। तो समर में क्या होता है, ट्रेड विंड्स चूंकि आपको देखोगे कि सदर्न साइड में होंगे, क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो कुछ यहाँ पर पहुंच जाता है, मान के चलो ट्रॉपिकल रीजन पे पहुंच गया। तो अब इसके पीछे तो चीजें कैसे आएंगी, वो तो ऐसे आएंगी, ऐसे, और इधर से ऐसे आएंगी। मतलब अब चूंकि ये वाला जो रीजन था वो अपने लेफ्ट हैंड साइड में रिफ्लेक्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में था। अब चूंकि ये वाला रीजन जो है, मतलब ये जो विंड है ये अब नदर्न हेमिस्फीयर में आ चुका है, तो ये अपने राइट हैंड साइड में रिफ्लेक्ट होगा। तो मतलब ये वाला सीजन आएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है समर सीजन में। विंटर सीजन में जो ITCZ है वो नीचे की तरफ सबटेंड करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ पहुंच जाता है। तो ये वाला जो ऊपर वाला जो हमारा विंड सिस्टम है ये इस डायरेक्शन आता है, मतलब कि जो भी हमारा आप बोल सकते हो कि सिस्टम रहेगा वो नदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स है उसके डायरेक्शन आएगा, ट्रेड विंड्स इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसीलिए आप इसको बोल सकते हो कि ये विंटर मानसून में चीजें रिवर्स होती है। नहीं समझ आता है तो कोई इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, हम जब इसको पढ़ेंगे मानसून को अच्छे तरीके से तो हम पूरा वीडियो के साथ पढ़ेंगे इन सब चीजों को, तो वहां पर अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर डिफ्लेक्शन के पीछे कोरियोलिस फोर्स का हाथ होगा। यहाँ पर ये बताया गया कि साउथ वेस्ट मानसून होता है जहां पर साउथ वेस्ट से समर सीजन में निकलता है। समर सीजन में एशियन लैंड मास की तरफ आता है और विंटर सीजन में साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ आता है। तो ये जब उसके तरफ आता है तो कहां से आता है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आता है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। तो दो मानसून है, एक साउथ वेस्ट मानसून है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ठीक है, ओके। तो ये दोनों को आप आसानी से देख सकते हो। ये समर सीजन में क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और विंटर सीजन में ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कौन सा है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये साउथ वेस्ट मानसून है। अब जो भी मूवमेंट होता है वो सन के मूवमेंट के अपरेंटली हमने देखा कि ITCZ भी मूव करेगा उसके हिसाब से, और इसके हिसाब से मानसून विंड्स हमको आसपास के कंट्री, केवल इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अरेबियन सी के पास, बे ऑफ बंगाल के पास, या फिर एशिया के दूसरे रीजन, इवन ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। जो विंटर मानसून होते हैं वो यहाँ पर जैसे कि चाइना, जापान, इन सब जगहों पर हो गया ना, वहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स ऑफ लोकल विंड है और यहाँ पर कुछ पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक विंड्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है।
तो ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट कुछ भी है नहीं। ओके, अब हम पढ़ते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, और हमने ये देखा था कि जैसे दिन का टाइम है तो ये जल्दी से गर्म हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर सिस्टम। सी देर से गर्म होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा। हवाएं जो है हाई प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम की तरफ बहेंगी, तो ये जो सी की तरफ से यहाँ पर आती है दिन के टाइम पर उसको बोलते हैं सी ब्रिज, और यहाँ पर रात के टाइम पर क्या होगा कि ओशन सर्फेस गर्म ही रहेंगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर बनेगा, और यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि तुरंत ही ठंडी हो गई है जमीन। तो जो हाई प्रेशर सिस्टम से लो प्रेशर सिस्टम की तरफ ट्रैवल करेंगे विंड्स, उनको बोलेंगे हम लोग लैंड ब्रिज, क्योंकि ये लैंड से ओरिजिनेट हो रही है, सी ब्रिज से ओरिजिनेट होती है। ये नाइट टाइम पर ज्यादा देखने को मिलेगी, ये डे टाइम पर ज्यादा देखने को मिलेगा। यही होता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ठीक है, यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, अब इसके बाद एक और आता है सेकेंडरी विंड में वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जो भी स्लोप्स होते हैं ना ये जल्दी गर्म हो जाते हैं। यहाँ पर देखो स्लोप्स जो है ये सब थोड़े गर्म हो जाते हैं, तो गर्म होने के साथ साथ ये ऊपर की तरफ उठते हैं, और ऊपर की तरफ उठने के साथ ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में आप देखोगे पहाड़ियों वाले रीजन में थोड़ा ठंडा हवा होता है, तो इनके ऊपर उठने से ये वाले रीजन नीचे सबडेक्ट होते हैं। जब ये नीचे की तरफ सिंक होने लगेंगे तो इसको हम लोग जो ये वार्म रीजन है, ठीक है, ये जो वार्म रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन ब्रिज। ठीक है, और इस वाले को जब क्या होता है रात का टाइम होता है तो ये जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो जितने भी एयर होते हैं वो सबडेक्ट करने लगते हैं। सबडेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो भी गर्म हवा प्रेजेंट हुआ होगा वो उसको ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर हमने पढ़ा भी था कैटाबिटिक विंड के वाला, तो ड्राई एयर जो होते हैं वो कैटाबिटिक विंड कहलाते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर लो से यहाँ से ऊपर की तरफ विंड ट्रैवल कर रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वैली ब्रिज। तो ये वाला माउंटेन ब्रिज जो कि माउंटेन से यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, और ये वैली ब्रिज जो कि वैली से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज हो गया। ठीक है, अब इसी यही सब बात यहाँ पर एक चीज और लिखी गई है। एक होता है लीवार्ड साइड। लीवार्ड साइड मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि अगर मानो कि एक माउंटेन है, ये माउंटेन में इधर से अगर विंड टकरा रही है तो ये इसका फ्रंट फेस होगा, जो भी इससे छिप गया, मतलब ये वाला जो फेस है ये तो विंड के डायरेक्शन में नहीं आ पाएगा। विंड अगर होगा तो इसके ऊपर ऐसे डार्क निकल जाएगा, या फिर इधर से ऐसे निकल जाएगा, या फिर पीछे से ऐसे निकल जाएगा। इधर वाला जो सरफेस है उसको बोलते हैं लीवार्ड साइड। ठीक है, तो लीवार्ड साइड में हमेशा कैटाबिटिक विंड जो है वो सिस्टम डेवलप होते हैं, और इसके बेसिस पर बहुत सारे कभी कभी वो अच्छा इफेक्ट भी देते हैं, कभी कभी बुरा इफेक्ट भी देते हैं। तो आप देखोगे कि जब भी माउंटेन बनाया मैंने आप यहाँ पर, तो जो भी विंड्स होंगे वो यहाँ से सबडेक्ट होंगे थोड़े से। अब जो भी यहाँ से चीजें नीचे की ओर बहती हैं उनको हम लोग बोलेंगे लीवार्ड साइड वाला विंड, और वो क्या करते हैं मॉइस्चर को छोड़ जाते हैं। मतलब आप देखो कि जो भी माउंटेन सिस्टम है हमारा, ये जितना भी माउंटेन है वो यहीं पर सारा बारिश हो जाएगा। ये बारिश क्यों होगा? जिस तरह से हम लास्ट लेक्चर में फ्रंट डेवलप करने से पूछ रहे थे ना कि जो वार्म है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, यहाँ पर माउंटेन में क्लाउड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर बारिश होगी, तो उस तरीके से माउंटेन में भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, कहीं पर भी ओरोग्राफिक समझो, अगर ओरोग्राफिक लिखा हो तो आप समझो कि इस स्लोप में चीजें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, सिंपल सी बात। और इधर तरफ नीचे की तरफ आ रही है तो ये कैटाबिटिक विंड है, तो डिसेंड कर रही है ना नीचे, ये ड्राई है काफी, क्योंकि यहाँ पर जितना भी बारिश होना था बारिश हो चुका है। अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते चीजें बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं, बादल सब खत्म हो चुके हैं, तो इसीलिए ये ड्राई विंड होती है पीछे लीवार्ड साइड में। तो टर्शरी और लोकल विंड की अगर बात करें, ये तो मतलब सेकेंडरी विंड की बात करते हैं। टर्शरी लोकल विंड में अलग अलग नाम होता है, जैसे हमारे यहाँ लू चलता है ना गर्मी के दिन में, इस तरीके से अलग अलग चलते हैं, जैसे कि पंपेरो, ग्रेगेल, बोरा, ट्रोमेंटोन, ट्रेमोंटेन, मिस्ट्रल, फोन, चिनूक, जोंडा और सिरोको। इनको जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं इनको जरा एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर जो भी चीजें यहाँ पर भी चलती हैं, ये मैप है, इसको आराम से पॉज करके अच्छे तरीके से याद कर लेना सबको। देखो चिनूक कहाँ चलता है, यहाँ पर चलता है, मतलब कि रॉकी माउंटेन्स के पास में चलता है। ये बोरा कहाँ चलता है, बोरा हमेशा इटली के पास चलता है। फोन कहाँ चलता है, फोन एल्प्स माउंटेन के पास में चलेगा। ठीक है, मिस्ट्रल भी लगभग यहीं पर चलता है। सिरोको कहाँ पर, ये सहारा डिजर्ट में चलेगा, मतलब कि ये मोरक्को और अल्जीरिया के नीचे वाले रीजन में, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाता है। हरमट्टन कहाँ चलता है, ये चलता है गिनिया के पास में। ये बर्ग कहाँ पर चलेगा, साउथ अफ्रीका में। पंपेरो कहाँ पर चलेगा, ये चलेगा अर्जेंटीना में। ये ब्रिक फील्डर कहाँ चलेगा, ये चलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरीके से आप चीजों को स्टार्ट करना। काराबुरान जो है, काराबुरान मंगोलिया या फिर रशिया या फिर इधर वाले रीजन में चलेगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कुछ इंपॉर्टेंट लू, फोन, चिनूक, मिस्ट्रल, सिरोको, इनको अगर पढ़ें। सबसे पहले बात करते हैं लू की। लू देखो थर्ड डिजर्ट से हो सकता है कि ओरिजिनेट हो, और ये हमेशा वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो मई और जून के महीने में जो ये हॉट और ड्राई विंड होता है इसी को हम लोग लू बोलते हैं। इसका टेंपरेचर लगभग 45-50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सिस्टम्स जो है, ये सिस्टम जो है ये काफी खतरनाक होती है। बात करें फोन की, फोन बहता है एल्प्स माउंटेन के पास में, मैंने आपको मैप में दिखाया भी था। तो वहाँ की लोकल इंपॉर्टेंस, वहाँ की बेनिफिशियल विंड है। बेनिफिशियल विंड इसलिए है क्योंकि ये लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन में फ्लो करती है, ड्राई होती है, तो जो भी ठंड का सीजन है उसको हटाती है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो भी ग्रेप्स होते हैं उनके राइपनिंग में ये फोन विंड काफी यूजफुल होती है। और जहाँ पर भी टेंपरेचर 15 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस में आ जाता है, इसकी वजह से जहाँ पर टेंपरेचर बहुत कम होता है, बर्फ वगैरह जम जाती है, तो घास के ऊपर बर्फ जम जाते हैं, तो एनिमल ग्रेजिंग वगैरह नहीं हो पाती है, तो फोन के आने से ये सारी फायदा उनको हो जाते हैं। तो फोन जो है वो विंटर सीजन में प्रेजेंट होता है, और इस बेसिस पर वो टेंपरेचर को इंक्रीज करने का काम करता है, तो हैबिटेबल क्लाइमेट कंडीशन बनाता है। एक आता है चिनूक। अगला है हमारा चिनूक। चिनूक जो है ना वो रॉकी माउंटेन से लीवार्ड साइड में फ्लो करता है। तो जो अभी हम लोग डायग्राम बना रहे थे कि ये डायग्राम है और यहाँ पर बारिश वगैरह होती है, तो यहाँ से जो भी विंड्स वगैरह फ्लो करेंगी बहुत ड्राई नेचर की होती है, वार्म और ड्राई नेचर की होती है ये चिनूक भी। इसीलिए जब आप ये मान लो कि ये रॉकी माउंटेन्स है, रॉकी माउंटेन्स की इधर पर बारिश तो खूब सारी होती है, लेकिन जब इधर आती है तो ये ड्राई होती है, वार्म होती है और डाउन स्लोप में ही रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी एडियाबैटिक हीटिंग हो जाती है। कैसे? आप समझो कि प्रेशर सिस्टम जो है नीचे की तरफ आते आते कम होगा, और प्रेशर जैसे ही कम होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करने से यहाँ पर कंप्रेशन के कारण इसकी थोड़ी सी एडियाबैटिक हीटिंग होती है, और एडियाबैटिक हीटिंग के साथ आप देखोगे कि ये थोड़ा सा और हीटिंग इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर आप देखो जो भी ह्यूमिडिटी वगैरह होगा ये भी काफी कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी तो काफी गर्म विंड, जैसे अपने यहाँ लू चलता है ना वैसे यहाँ पर चिनूक होता है। तो ये स्नो आइस के कवर को हटाने में इन सब में काम आती है। तो ये तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है। इसको स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बर्फ वगैरह जो भी जमी होती है रॉकी माउंटेन की साइड, लीवार्ड साइड, उन सबको खा जाता है, मतलब पिघला देता है। चिनूक का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। कैसे? कि जो भी वाटर को ये मेल्ट करती है उससे टेंपरेचर जो है वो काफी तेजी से बढ़ जाता है, और वाटर इवापोरेट होती है। तो इवापोरेट होने के साथ साथ जो भी सॉइल के मॉइस्चर कंटेंट है वो भी इवापोरेट हो जाते हैं, तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है इस चिनूक के कारण। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है चिनूक का। पॉजिटिव इंपैक्ट भी, नेगेटिव इंपैक्ट भी। मिस्ट्रल की बात करें, मिस्ट्रल अपने आप में हार्मफुल विंड है जो कि एल्प्स माउंटेन के पास में रहता है। हमने देखा था ना कि उधर ही साइड में फोन भी था और ये मिस्ट्रल भी है। तो ये जो मिस्ट्रल है ये एल्प्स के साइड में बहेगा और यहाँ पर फ्रांस की तरफ बहता है, मतलब इस डायरेक्शन में बहेगा फ्रांस की तरफ। तो मिस्ट्रल जो है वो ऐसे आएगा कुछ। तो यहाँ पर देखो कि हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, तो ये चीजें थोड़ी सी इस डायरेक्शन में आती हैं। तो ये कोल्ड होती हैं, ड्राई होती हैं अपने आप में, और कभी कभी सदर्न फ्रांस पर ये ब्लिजार्ड्स भी लेके आती हैं। तो कोल्ड और हाई ड्राई होने के साथ साथ ना ये ब्लिजार्ड जब लेके आती हैं तो आप देखोगे कि बर्फ वगैरह गिरने लगती है।
ड्राई डस्टी लोकल विंड होता है। ये सारा डिजर्ट से होता है, मेडिटेरेनियन सी के साथ जाते हैं, मेडिटेरेनियन सी से पानी उठाता है और सदर्न इटली और स्पेन की तरफ पहुंचता है और वहां पर बारिश कराता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी सारा रीजन से ये रेड सॉइल को उठाता है, तो रेड कलर का बारिश होता है वहां पर, इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं। तो ये सिरोको है जो कि एटलस माउंटेन के नदर्न स्लोप से डिसेंड करता है, तो वहां पर वो ड्राई और वार्म इफेक्ट देता है। तो सिरोको जो है इसकी विजिबिलिटी यहाँ पर देख सकते हो, लिबिया इजिप्ट वाला रीजन से यहाँ से बढ़ता है और ये ऊपर इन सभी रीजन में ब्लड रेन कराता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो क्वेश्चन के तौर पर सबसे पहला क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा मैं, आज बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अब होमवर्क के बाद जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मैं उसको लेता हूं। देखो एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस। एयर मासेस अभी हमने उतना अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो आप समझो कि जो ठंडे रीजन में, टेम्परेट रीजन में ही एयर मासेस बनते हैं, तो यहाँ पर भी ठंडा वाला रीजन है वो ही आपके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बनता है। तो जो भी आप देखोगे कि ठंडा रीजन कहाँ पर, इक्वेटोरियल नहीं है, हिमालयाज नहीं, मतलब टेम्परेट जोन की बात कर रहा हूं मैं। टेम्परेट जोन कहाँ मिलेगा आपको, साइबेरियन प्लेन मिलेगा, तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी हम जब एयर मासेस पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सारे क्वेश्चन काफी इजी हैं और एक ये जैसे क्वेश्चन था फेरेस लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, विंड के डिफ्लेक्शन पे, कोरियोलिस फोर्स वाला हमने देखा था। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में